हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने मैं 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रख रहा हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। इनके बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरा बताएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आप कहते हैं क्वेश्चन से आंसर लिखना, ये चीजें मैंने आपको बताया था, तो उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो मैं आपका टीचर रविकांत सर, इंग्लिश एजुकेटर, डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल में सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूं। जल्दी जल्दी जुड़ते जाएंगे सारे बच्चे, मैसेज कर दीजिए अपने दोस्तों को, यारों को फटाक से एक बार बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है और क्लास आपके लिए लल्लन टॉप रामबाण होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। सारे क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही आने वाले हैं। तो 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम लोग पूरे डंके की चोट से वार करेंगे जो हमारे एग्जाम में छपे गए ऐसे क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और सभी को नमस्ते है, प्रणाम है, नमस्कार है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाया जा रहा है और आप लोग भी बोलेंगे। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर से है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्लो थिंकर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। डिस क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्लो थिंकर। जो धीमे विचारक के लोग हैं आज के समय में उनको किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो द स्लो थिंकर आर कंसीडर्ड टू बी द हैंडीकैप इन द मॉडर्न वर्ल्ड। उन्हें ये लगता है कि आज का जो समय है उनके लिए असहाय रूप में है। जैसे इस चैप्टर में बताया गया है स्लो थिंकर के बारे में, जब वो सिनेमा देखने के लिए जाता है तो वो अपने को होपलेस पाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता है कि जो सिनेमा में 3 लड़कियां आई थी बीसीए, मैंने आपको बताया था ना उनका क्रम क्या था, बीसीए, और ये तीनों अलग अलग थी लेकिन उस, ठीक है, उस ऑथर को वहां पर वो क्या दिखी, एक जैसे दिखी। मतलब वो कंफ्यूज हो रहा था, उसको चीजें नहीं समझ में आ रही थी। तो यहां पर हो जाएगा द स्लो थिंकर आर कंसीडर टू बी हैंडीकैप इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। ठीक है, चीफ कैरेक्टर का मतलब मुख्य जो पात्र है इस नाटक में वो कौन है। प्ले का मतलब क्या होता है बेटा, नाटक। इस नाटक में जो मुख्य पात्र है वो कौन है। द चीफ कैरेक्टर वाज एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन द स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। ठीक है, कौन है एल्डरली, एक बूढ़ा जो है मक्का व्यापारी, जो एक ठीक है, इस एक स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, एक जो है आयरिश देश में, ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक है, एक छोटे से नगर में रहता था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्डरली कॉर्न मर्चेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, अर्डरली कॉर्न मर्चेंट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच सिचुएशन द राइटर हचिंसन फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। इन विच सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब किस स्थिति में जो है राइटर आरसी हचिंसन ने अपने को सिनेमा में पाया। तो इन द सिचुएशन द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द होपलेस जॉय। ठीक है, मतलब उसको जो आनंद मिल रहा था असहाय रूप में मिला था, मतलब वो चीजें नहीं समझ पा रहा था। फाइंड अनेबल टू द फॉलो द फिल्म, और उस फिल्म को वो अच्छे से अनुसरण नहीं कर पा रहा था, उस फिल्म को वो समझ नहीं पा रहा था मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डज द राइटर हचिंसन क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। यहाँ पर राइटर जो है हार्सी हचिंसन अपने को खुद जो है एक विचारक के रूप में कैसे वर्णन कर रहे हैं उनके बारे में बताना है। तो द राइटर हैज क्लासिफाई हिमसेल्फ एज द ठीक है, मेंबर ऑफ द ट्राइब। ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। क्या होता है बेटा जी, जनजाति। हिंदी इसकी क्या होती है, जनजाति। उन्होंने अपने को क्या पाया कि एक स्लो थिंकर, ठीक है, एक धीमे विचारक जनजाति से बिलोंग करते हैं। ही इज द सिनेमा, ठीक है, ही इन द सिनेमा, वह जब सिनेमा में थे, डज नॉट फॉलो द फिल्म, तो उन्होंने इस फिल्म को नहीं समझ पाया, क्योंकि उस समय वो स्लो थिंकर थे। मतलब उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी उनके समय में, जैसे आपके घर में आपके दादाजी हैं फॉर एग्जाम्पल की बात करें, और अगर आप उनको सिनेमा लेकर के जाइए, कभी उन्होंने जीवन में सिनेमा नहीं देखा और पहली बार लेके जाइए, तो उनको बहुत अजीब सा फील होगा। ठीक है, वो चीजें नहीं समझ पाएंगे, वो चीजें नहीं समझ पाएंगे। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हम जिस तरह से हमारे वर्ल्ड में हमारे चेंजेस आ रहे हैं, पूरे संसार में कहते हैं ना, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे। जैसे आज से 20 साल 25 साल पहले एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। पुराने लोग आज की टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे। जैसे आप लोग बाहर एग्जाम्पल की बात करें, आपके घर में आपके दादाजी या दादी जी होंगी, उनको आप एंड्रॉयड मोबाइल दे दीजिए, वो नहीं समझ पाएंगे। वो कहेंगे रहुआ ले जा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ऐसे बोलेंगे ना।
तो ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, राइट मर्चेंट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, राइट मर्चेंट वो जो व्यापारी था उसके बारे में कुछ सेंटेंस लिखना है। 2014 में क्वेश्चन पूछा है। 2014 में बेटा जी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक कर दो भैया। नमस्ते है, नमस्कार है। तो चलो, द कॉर्न मर्चेंट वॉज द एल्डरली, ठीक है, कॉर्न मर्चेंट क्या था, एक बूढ़ा व्यक्ति था। ही वॉज एंक्सियस ड्यू टू द करेंट फास्ट ट्रेंड ऑफ लाइफ। ठीक है, वो क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ही वॉज एंक्सियस, वह बहुत चिंतित था, ड्यू टू द करेंट फास्ट ट्रेंड ऑफ लाइफ, क्योंकि उसके समय में जीवन बहुत तेज बढ़ चुका था। ही वॉज स्लो पर्सन, वह धीमे विचारक का व्यक्ति था। हिज निफ्यू वॉज सीटिंग हिम, उसका भतीजा, निफ्यू का मतलब भतीजा, उसे परेशान करता था। हिज वाइफ वॉज द एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब बहुत खर्चीली थी। उसकी पत्नी जो है सप्ताह में बहुत पैसा खर्च कर देती थी। सी बिलीव्ड इन द स्पेंडिंग ऑफ 100 यूरो। ठीक है, 100 यूरो जो है लगभग जो है पाउंड, यूरो नहीं बेटा जी ये पाउंड है। ये क्या है, अगर ये ऐसे बन जाता है इसे हम कहते हैं पाउंड। ठीक है, ये पाउंड 10 पाउंड लगभग जो है खत्म कर देती थी एक सप्ताह में जब छुट्टियां होती थी। इन अ शॉर्ट, ठीक है, कम शब्दों में अगर बात करें, वी कैन से हम ये कह सकते हैं कि दैट द पेस ऑफ लाइफ वाज टू मच। उस समय पेस का मतलब होता है बेटा जी रेस, जो जीवन की गति है, रेस का मतलब गति, वह उस समय इतनी ज्यादा नहीं थी उसके लिए। सो ही वाज एंक्सियस, इसलिए वह बहुत चिंतित था, क्योंकि उसके समय में इतना पैसा खर्च नहीं होता था और कमाई बहुत कम थी लेकिन गवाई ज्यादा थी। मतलब पैसा खर्च ज्यादा होता था और उतनी ज्यादा इनकम नहीं होती थी, तो इसलिए वह क्या था, बहुत चिंतित होता था। ठीक है, तो आई होप दैट आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर कॉल मिस्टर ग्रीनीज एज मिस ग्रीनी। ठीक है, उसने मिस ग्रीनी को मिसेस ग्रीनी क्यों कहता था, ठीक मतलब क्या कहता था भाई, मिस का मतलब आप समझ रहे हैं, मिस अगर किसी भी अगर जो है फीमेल के सामने, सॉरी फीमेल के पहले अगर मिस लगा देते हैं तो मिस का मतलब क्या होता है, अनमैरिड। क्या होता है, अनमैरिड। ठीक है, अनमैरिड वुमेन। ठीक है, जिसकी शादी ना हो, लेकिन अगर जिसके सामने, जिसके किसी के नाम के सामने अगर मिसेज लगा दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है, वो मैरिड वुमेन है। क्या है, मैरिड। ठीक है, शादी हो गई है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों पुकारता था, विन द नरेटर कॉल हर मिसेस ग्रीनी, जब वह मिस ग्रीनी को मिसेस ग्रीनी पुकारता था, सी वुड प्रिटेंडेड दैट ही हैड नो चेंज ऑफ टू पे हिम, उसे ऐसा लग जाता था, प्रिटेंडेड का मतलब होता है लगता था, उसे ऐसा आभास हो जाता था, आभास। ठीक है, उसे ऐसा आभास हो जाता था कि सी हैज नो चेंज टू पे हिम, कि उसके पास चेंज नहीं है, मतलब खुले नहीं है उसे पैसा देने के लिए, क्योंकि आज जब पेपर बेच के पेपर बांटने का काम करता है तो सप्ताह में सबके घर जाता था कुछ कलेक्शन करने के लिए, सबके घर से पैसा लेने के लिए। तो वह मिस ग्रीनी को मिसेस ग्रीनी कहता था, इसलिए कि वह ऐसा ना कह पाए कि मेरे पास चेंज नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा कहा गया है। What does the narrator do on Saturday and Sunday? सैटरडे और संडे को क्या करता था नरेटर, तो द नरेटर कलेक्ट्स गार्बेज एंड अदर डर्टी मटेरियल्स, वह क्या करता था, कूड़ा करकट इकट्ठा करता था और भी बहुत सारे गंदे मटेरियल्स इकट्ठा करता था ऑन सैटरडे एंड संडे। अगर बात करें नरेटर यहाँ पर कौन है, तो जिम है। कौन है, जिम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। विच एनिमल मासेज ऑफ मिस ग्रीनीज यार्ड, कौन सा जानवर था, द डॉग। क्या था, द आथर्स डॉग। आथर का मतलब जिम का जो डॉग था वो क्या करता था, मिस ग्रीनी के यार्ड को क्या करता था, मैसेज। मैसेज का मतलब होता है कूड़ा बिखेरना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास कुत्ते जो होते हैं कूड़े करकट को क्या करते हैं, इधर उधर बिखेर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ये आपका हो जाएगा। Why does the narrator ask Miss Greeny to save paper and aluminum cans? ठीक है, Why does the narrator ask, ठीक है, नरेटर ने जो है मिस ग्रीनी से क्यों पूछा टू सेव पेपर एंड एल्यूमिनियम कैन, कि उसे पेपर एल्यूमिनियम कैन जो है क्यों वह सेव करके रख रही है। तो वेस्ट पेपर एंड एल्यूमिनियम कैन बी द कन्वर्टेड इनटू द फ्रेश मटेरियल्स, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल, जो खराब चीजें हैं, जैसे जो वेस्ट हो चुकी हैं, जैसे एल्युमिनियम कैंस हो गया, पेपर हो गया, इनसे हम क्या कर सकते हैं, फिर से इन्हें रीजनरेट कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। ठीक है, सो द नरेटर आज मिस ग्रीनी टू से दैट देन द सेपरेटली, इसलिए उसने उससे पूछा, ठीक है, कि हमें इन्हें बचा कर रखना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हो कि लोहा वगैरह आपके घर में आसपास पड़ा रहता है, फिर उसको हम बेच देते हैं, उससे फिर क्या होता है, नए मटेरियल्स फिर बन करके आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीनी डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी? क्या नरेटर सफल हो गया इन गेटिंग मिस ग्रीनी टू समथिंग अबाउट इकोलॉजी? इकोलॉजी के बारे में जब कुछ कहा, किसके बारे, किसको? मिस ग्रीनी को। तो नो, बिल्कुल नहीं, वो नहीं सफल हो पाया। द नरेटर डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग, वह सफल नहीं हो पाया। मिस ग्रीनी डू नॉट समथिंग अबाउट इकोलॉजी, क्योंकि वह इकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं की थी। रादर सी अपोज्ड एंड ब्लेम्ड, इसके बदले में मिस ग्रीनी, सी का मतलब मिस ग्रीनी ने उसे विरोध किया, ब्लेम लगा, आरोप लगाया नरेटर के ऊपर अबाउट हार्मिंग द इकोलॉजी, कि तुम भी तो इकोलॉजी नष्ट कर रहे हो। मतलब यहाँ पर इस चैप्टर में यही बताया कि जिम जो है दूसरों के घर घर में जाकर के इकोलॉजी के बारे में बताता था, जागरूक करता था, लेकिन बंदा खुद नहीं करता था, ये कमी थी। इस चैप्टर में यही बताया गया कि प्रीचिंग, उपदेश देना सरल है, लेकिन काम करना उसके बदले में कठिन होता है। ये आप सब चैप्टर इस चैप्टर में समझे हैं। अगला है, डिड द नरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी? क्या नरेटर मतलब जिम जो है एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी में लोगों से बात करने में उसे मजा आता था? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। द नरेटर डज नॉट एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में वह जब बातचीत करता था तो उसे आनंद नहीं आता था। ही सेज, वह कहता है कि इट इज वेरी बोरिंग, ठीक है, जॉब, यह बहुत बोरिंग जॉब है। एंड फील्स नोबडी लिसन टू हिम, और कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि सब जानते हैं कि इकोलॉजी हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन हम लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, एक दो बार बेटा इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। ये समझ लो, अगर मैं आपको 100 क्वेश्चंस करा दिया, अगर मैं 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया बेटा जी, तो इन 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ये मानिए कि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चन पूछता है लेकिन 5 करने के लिए आते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके इन्हीं 100 में से मिलने वाले हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा। मैं, ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि बेटा जी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करके जाना, आप लोग देखना, आपके आंसर यहीं से मिलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नो बडी विलिंग टू डू एनी अबाउट इकोलॉजी, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? कोई भी जो है नहीं चाहता, विलिंग का मतलब कोई भी नहीं चाहता इकोलॉजी के बारे में काम करना। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? तो इट इज ट्रू, यह बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य बात कही जाती है कि दैट इकोल नो बडी इज विलिंग, कोई नहीं चाहता है टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, की इकोलॉजी के बारे में कोई काम करे। दाओ, इसके बदले टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल सीम वेरी कॉन्शियस टूवर्ड्स इकोलॉजी, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ऐसे प्रतीत होते हैं, वेरी कॉन्शियस, ठीक है, टूवर्ड्स इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में जागरूक है, लेकिन उन्हें वो काम नहीं करते हैं। बट हार्डली 10% आर एक्टिव इन द सेविंग इन्वायरमेंट, लेकिन उसमें से 10% लोग जो है इस इन्वायरमेंट, पर्यावरण में सक्रिय हैं काम करने के लिए। मतलब सब जानते हैं इकोलॉजी के बारे में, सब जानते हैं कि इकोलॉजी हमारे लिए काफी हार्मफुल है, अगर हम इसे सेफ नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमें बहुत प्रॉब्लम होंगी, लेकिन काम केवल 10% कर रहे हैं। ओनली टॉक्स मच अबाउट, लोग केवल एक दूसरे से बात करते हैं सेविंग इकोलॉजी, कि हमें इकोलॉजी बचानी है, बट इन फैक्ट प्रूव इज द बैक टॉक, लेकिन एक दूसरे को ऊपर केवल बातचीत हो रही है, काम कोई नहीं कर रहा, काम कोई नहीं कर रहा है। तो हमें काम करके दिखाना है, बातों पर नहीं रखना है, ठीक है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि बेटा पढ़ाई करो, तो पढ़ाई आप कहते हो कि हम पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज को आप रियल में प्रूव करके दिखाओ। रियल प्रूफ क्या है? कि आप पढ़िए, मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा बेटा जी, जब तक आप अपने शरीर का एक्शन नहीं करेंगे, शरीर की क्रियाकलाप नहीं स्टार्ट करेंगे, तब तक आप उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। कहते ना, उपदेश देना तो सरल है, लेकिन काम करना कठिन है, ठीक है। असली खिलाड़ी वही है जो काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉमन नाउन टू द प्रॉपर नाउन इंप्लाई? व्हाट डिफरेंट डज द नेम मेक? ठीक है, ये आपका गिल्लू वाला चैप्टर ना। तो महादेवी वर्मा ने यहाँ पर ये कहा कि मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है कि महादेवी वर्मा ने उस गिलहरी का नाम जो है कॉमन नाउन था, भाई स्क्वायरल, स्क्वायरल क्या होता है? कॉमन नाउन, उसको प्रॉपर नाउन में किस प्रकार से इंप्लाई किया? व्हाट डिफरेंट डज द नेम मेक, और नेम ने उसको क्या भिन्न बना दिया? तो इट इम्प्लाइज दैट हाउ द स्क्वायरल बिकम वन ऑफ द फैमिली मेंबर,
उस मतलब नेम चेंज होने से ये पता चल गया कि लगता है मानो कि वो स्क्वायरल जो थी वो एक फैमिली मेंबर हो गई है। अ नेम गिव्स वन ऑफ द पर्सनल आइडेंटिटी, और वह पर्सनल आइडेंटिटी के लिए ही नाम थी। एंड ब्रिंग क्लोज टू अदर्स, और दूसरे लोग भी उसे जान जाए। अब जैसे आपके घर भाई गिलहरी तो सब होती हैं, है ना? गिलहरी तो सब होती है, बहुत आस-पास आपके घर के पास होती है। लेकिन हमने कहा कि यार गिलहरी तुम्हारे घर में है। हाँ, हमारे घर में तो बहुत लेकिन पर्टिकुलर जब उसका कोई नेम दिया गिल्लू, तो दिमाग में जाता है कि हाँ, उसके घर में एक छोटी-सी गिलहरी का बच्चा है, ठीक है? तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर का मतलब होता है कोई विशेष नेम। अब जैसे बॉय, हमने बॉय बोल दिया, तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन बॉय में अगर किसी का नाम राघव है, तो राघव पर्टिकुलर नेम हो गया ना। अब जैसे मैंने राघव बोला स्टैंड अप, तो राघव जैसे मैं बोलूंगा तो मेरे शब्द राघव के दिमाग में जाएंगे। आप लोगों के दिमाग में मुझे सर नहीं बुला रहे, राघव को बुला रहे हैं। ऐसे ही होता है ना। तो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन हम चेंज कर सकते हैं। पर्टिकुलर नेम अगर जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो उन्होंने पर्सनल आइडेंटिफाई, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफाई के लिए उन्होंने ऐसा किया था। किसने? महादेवी वर्मा ने। हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू, ठीक है, कौन जो है कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वायरल गिल्लू? तो महादेवी वर्मा। इट वॉज द रेसिडेंट ऑफ द महादेवी वर्मा हाउस, उसके घर में निवास करती थी कौन? गिलहरी। तो महादेवी वर्मा ने उसका नाम क्या रख दिया? गिल्लू रख दिया था। क्या रख दिया था? गिल्लू। हु स्टार्टेड कॉलिंग द बेबी स्क्वायरल एज अ गिल्लू, जो है अपनी छोटी सी गिलहरी के बच्चे को जो उन्होंने सेव किया था, बचा लिया था, उसका नाम गिल्लू रख दिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा जी, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, विच ठीक है ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वाउंड फॉर द टीनी बेबी स्क्वायरल। जब गिलहरी घायल हो गई थी और लग रहा था मानो कि अब नहीं बचेगी, फिर भी महादेवी वर्मा ने उसका पूरी तरह से ख्याल रखा, ध्यान रखा, टेक केयर किया। लेकिन फिर क्या, इसमें यही पूछा है कि कौन सा ऑर्नामेंट लगाया गया था? इट वाज पेंसिलिन ऑर्नामेंट अप्लाइड ऑन द वाउंड, उसके घाव में लगाई गई। कौन सी पेंसिलिन लगाई गई? ऑन द टीनी बेबी स्क्वायरल, उस छोटे से बच्चे के ऊपर। हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री? गिल्लू जब भूखी होती थी तो वो कैसे इन्फॉर्म करती थी? तो व्हेन गिल्लू फेल्ट हंग्री, जब उसे भूख लगती, ही वुड इन्फॉर्म द नरेटर, वह लेखक को इन्फॉर्म करती बाय ट्विटरिंग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड चिक चिक। ट्विटर की आवाज करती थी, कैसी? चिक चिक की आवाज करती थी। क्या मेरे प्यारे बच्चों? चिक चिक की आवाज करती थी। तो महादेवी वर्मा को ऐसा महसूस होता कि वो भूखी है, उसे कुछ खाने के लिए दे देती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट प्रमोटेड द नरेटर टू सेट गिल्लू फ्री? ठीक है, व्हाट प्रमोटेड मतलब लेखक को क्यों ऐसा आभास, क्या आभास हुआ कि गिल्लू को हमें स्वतंत्र कर देना चाहिए, उसे हमें कब्जे में नहीं रखना चाहिए। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग अपने छोटे से मतलब घरों में कभी कभी आप लोग पैरट पालते हैं, तोते को। तो तोते को क्या करते हैं, एक उसके लिए हम घोंसला बना लेते हैं, उसी में रख देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। एक पिंजरा, घोंसला नहीं, पिंजरा बना लेते हैं। तो हमें पिंजरा नहीं बनाना है, हमें उसे फ्री करना है। यहाँ पर महादेवी वर्मा को ऐसा ही लगा कि इसे हम पिंजरे में ना रखें, इसे फ्री करके रखें, क्योंकि अब तो ये घर का मेंबर है, ये कहीं भी जाएगा तो घर ही पर आएगा। ठीक है, तो सीइंग गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो, जब जो है उसने देखा कि गिल्लू खिड़की के पास बैठा हुआ है, एंड अफेक्शनेट पियरिंग एट द वर्ल्ड, और बाहर संसार में सब कुछ देखने का, कभी इधर कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, मतलब सब चीजें देख रहा है आउटसाइड, बाहर की ओर। मेड द नेटेड स्वीट हिम फिल्म, तो लेखक को ऐसा लगा कि इसे मुक्त कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, इसे बंद करके न रखा जाए। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट डिड द नरेटर डू विद द वुड वाउंडेड स्क्वायरल? उस घायल गिलहरी को नरेटर ने क्या किया? तो द नरेटर हेल्ड द स्क्वायरल एट द पाम, ठीक है, उसने अपने हाथ में ले लिया, गोदी में, पाम का मतलब हथेली में, अपनी हथेली में उठा लिया। अप्लाइड पेंसिलिन ऑर्नामेंट ऑन हिज द वाउंड, उसके घाव में पेंसिलिन लगाई। एंड ट्राई टू फीड हिम मिल्क, और दूध पिलाने का प्रयास किया। हाउ वेयर व्हेन ही द स्क्वायरल डिड नॉट टेक मिल्क, कैसा भी हो, जब उसने दूध नहीं पिया, सी गेव हिम वाटर, तो उसने उसे दूध पानी दिया। एंड केयर्ड ऑफ हिम ऑलवेज, और पूरी तरह से उसकी देखभाल की, और धीरे धीरे गिल्लू ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला है, हाउ डिड द नरेटर मेक इन द टीनी बेबी हेल्ड हेल एंड हर्टी? ठीक है, हेल एंड हर्टी का मतलब स्वस्थ हो गया।
कैसे जो है लेखक ने उस छोटे से बच्चे को हेल एंड हार्टी मतलब उसमें इतना कैसा क्यों लगा हो गया। तो द नरेटर जेंटली लिफ्टेड द स्क्वारल, उसने जल्दी से जब देखा कि कुछ कौवे जो है इसे परेशान कर रहे हैं, तो वो उसने दौड़ करके तुरंत मतलब गई, लिफ्टेड द स्क्वारल, अब उसे उठा लिया एंड ब्रॉट ऑफ द रूम, और अपने कमरे में लेकर आई, वी विप्ड द ब्लड, उसने उसके खून को साफ किया, फ्रॉम द बाउंड विद द कॉटन वूल, रुई के फीहे से, एंड अप्लाइड पेंसिलिन ऑर्नामेंट ओवर द वाउंड्स, और घाव के ऊपर पेंसिलिन लगाई, देन सी गेव हिम मिल्क एंड वाटर, लुक्ड आफ्टर हिम, जब उसने उसको दूध दिया पीने के लिए, आफ्टर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के बाद, सी सक्सीड इन ठीक है पावरिंग वन ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह में काफी समय के बाद मतलब काफी मुश्किल के मुशक्कत के बाद उसके मुंह में थोड़ा सा पानी जा पाया। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन ही बिकेम मच बेटर, उसे बहुत अच्छी दिखने लगी। सी नर्स्ड हिम केयरफुली, लग रहा था मानो कि वह उसकी नर्स की जैसे सेवा कर रही है। किसकी? उस टीनी स्क्वायरल की। कौन? गिलहरी की सेवा कौन कर रही थी? महादेवी वर्मा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसे समझना है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेन समझना है क्वेश्चंस क्या पूछा है। जैसे पूछ रहे हाउ डिड द नरेटर मेक द टीनी बेबी हेल एंड हार्टी, उसने जल्दी से क्या किया उस नरेटर बेबी को, नरेटर ने बेबी को क्या किया, बेबी मतलब स्क्वायरल बेबी को क्या किया। तो जल्दी से अब ये कहानी देखो, जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना, अगर जो पुराने बच्चे हैं तो मेरी ये क्लास जरूर देखे होंगे कि मैं आपको कैसे बताया था कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं। क्या मैंने ट्रिक बताया था कि सबसे पहले आप उसको दिमाग में स्टोरी को समझो, कहानी आखिर क्या है उसको अपने दिमाग में लगाओ, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन करके लिख दो, बस कहानी वहीं से खत्म हो जाएगी, आपका आंसर मिल गया वही। तो आपको यही मेथड यूज करना है कि आप देखो वहां पर जो एग्जामिनर होता है वो ये नहीं कहता कि आप कहीं से रट्टा मार के आओ, रट्टाफिकेशन नहीं मांगता, आप अपने शब्दों को इंप्लीमेंट करिए, अपने वर्ड्स का इंप्लीमेंट करिए। वहां पर ये नहीं मायने रखता है कि आप कहीं से रट करके आए या कहीं से नकल करके ना, आप अपने शब्दों का यूज करिए, ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग सही वर्ड लिखिए, सही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर शुड द ट्रूली इंडियन फिल्म लुक फॉर द नरेटर, 2022 के सेकेंड पाली में आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, the truly Indian film should be clear of such consistencies and look basis aspect of Indian life where habits and speech, dress and manners, background and the foreground, style and content blend into the harmonious whole in the Indian customs। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है वेयर शुड द ट्रूली इंडियन, हमारे देश की जो सत्य घटनाओं पर आधारित जो फिल्में हैं, फिल्म लुक ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है, उन्हें अगर हम देख लुक फॉर, उन्हें देखते हैं इट्स मटेरियल, उसके मटेरियल्स के अनुसार देखते हैं तो क्या ऐसी कमियां हैं। द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड बी द क्लियर एंड सच ऑफ द इनकंसिस्टेंसीज एंड द लुक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ, भारत की जो फिल्में हैं वो पूरी तरह से हमारे देश के लोगों के बारे में है। ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ मतलब जो भारतीयों का जो जीवन है, लाइफ है, उन्हीं पर हम लोग मूवियों को बनाते हैं। वेयर हैबिट्स एंड स्पीच, जहां पर ये बताया गया है कि ड्रेस एंड मैनर्स, जहां पर हैबिट एंड स्पीच, ड्रेस एंड मैनर, किस तरह के कपड़े पहनना है, किस तरह के तौर तरीके लगाने हैं, कैसा बैकग्राउंड हमें यूज करना है, एंड फॉर ग्राउंड, और कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है अपने स्टाइल को, अपने कंटेंट को, ब्लेंड इनटू द हार्मोनियस होल द इंडियन कस्टम्स, और ये हमारे देश की रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित मूवियां होती हैं। ऐसा किसने कहा था? सत्यजीत रे ने कहा था। और इसीलिए भारत की जो मूवियां हैं, जो बॉलीवुड का जो दर्जा मिला है, इंडिया की मूवी को क्या किसका दर्जा मिला है? बॉलीवुड का मिला है ना। ये जो है सबसे नंबर 1 पर क्या है? हॉलीवुड है, और हॉलीवुड के बाद क्या है? बॉलीवुड है जो दूसरे नंबर पर है। लेकिन उन्होंने क्या कमियां निकाली कि भारत की जो मूवियां हैं ये विदेशों में आखिर क्यों नहीं देखी जाती हैं, विदेशों में क्यों नहीं लोग इसको पसंद करते हैं। What that reason behind that foreigner country have don't like in Indian film that is called Bollywood, so ठीक है, क्यों नहीं पसंद करते हैं? तो उन्होंने यही कमियां दिखाई कि एक दूसरे के ऊपर लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Why are Indian film not so abroad? Abroad का मतलब वही है, abroad का मतलब दूर दूर तक, विदेशों में जो है हमारे देश की मूवियां क्यों नहीं देखी जाती हैं? देयर आर सो मेनी लैक्स ऑफ इंडियंस बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत सारी कमियां हैं। लैक्स ऑफ इंडियन, हमारे देश के, ठीक है, बैकग्राउंड,
की कई सारी कमियां हैं। नेचर एंड म्यूजिक, इसमें नेचर का और म्यूजिक का स्टोरी एज वेल इन द इंडियन फिल्म, जो कहानी है भारतीय फिल्म पर आधारित है। सो और फिल्म आर नॉट सोन इन द अब्रॉड, इसलिए हमारे देश की मूवी विदेशों में नहीं देखी जाती हैं, उनका कुछ ना कुछ खामियाजा जरूर है। विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सराइड आर्ट, सबसे ज्यादा जो पोटेंट कीमती आर्ट है वो कहाँ से है? तो सिनेमा आर फिल्म मेकिंग इन द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फ्रॉम, ठीक है, क्या है? सिनेमा या फिल्म मेकिंग, जो सिनेमा है या फिल्म बनाने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट है, सबसे बड़ी वो कला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है लेकिन दो प्रकार से पूछा है। मेंशन वन थिंग ए फीचर विच इंडियन फिल्म नीड्स, यहाँ पर कह रहा है विचार करिए कि जो भारतीय फिल्म है उनको क्या चीज की जरूरत है, या व्हाट डज इंडियन सिनेमा नीड टुडे, भारत के फिल्म को मतलब भारतीय जो सिनेमा है उसको आज की क्या जरूरत है। 2016 के सेकेंड पाली में क्वेश्चन है, 19 में और 20 में ये क्वेश्चन आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो। तो इंडियन सिनेमा नीड मोर, ठीक है, इमेजिनेशन, भारतीय सिनेमा को क्या चाहिए? बहुत सारे तौर तरीके चाहिए, ठीक है, मोर इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटेग्रिटी एंड मोर इंटेलिजेंट, और हमें बहुत कुछ सूझना है, समझना है, जानना है, एप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द मीडियम, और हमें जो भी स्टेटमेंट बोलने हैं उनका एक माध्यम हो और सही माध्यम हो और उनका एक सही टाइम हो, फिक्स हो। अब जैसे पर्दा कुछ और लगा है, बैकग्राउंड कुछ यहाँ पर बोला और जा रहा है, ये सबसे कमियां है ना, तो ये चीज है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुड इंडियन बी लुक्ड अपॉन फ्रॉम एज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, गिव रीजन। शुड इंडिया बी लुक्ड अपॉन फ्रॉम ऑफ द क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्या सिनेमा जो है लुक्ड अपॉन, जिसको हम लोग देखते हैं एज फ्रॉम ऑफ द क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्या यह एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है? गिव रीजन, कारण देखिए दीजिए। तो सिनेमा गिव द स्पेक्टेटर एन आइडिया, सिनेमा क्या देता है? एक विचार देता है, सम थीम, कुछ विचार, कुछ थीम देता है, अ डायरेक्शन आर द ग्लिम्स ऑफ प्रोग्रेसिव लाइफ, ठीक है, हमें जीवन को आगे बढ़ाने में काफी मदद भी करता है सिनेमा। सिनेमा हिराल्ड्स द आइडियोलॉजी ऑफ द प्रिविलेंट सोसाइटी, सिनेमा हमें क्या करता है? हमें समाज में बांध करके रखता है, एंड टाइम कमिंग एट द हैंड, और हमारे हाथ में रहता है। पीपल डिस्कस द आइडियोलॉजी ऑफ फिल्म, लोग जो है इसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है, एंड अप्रिसिएट देयर थॉट्स, और अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। द सिनेमा शुड बी द फॉर्म ऑफ द क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इस प्रकार जो है जो सिनेमा है उसे क्या होना चाहिए? क्रिएटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए, जिससे लोग देख करके आश्चर्यचकित हो, उसको फॉलो करे, उसको महसूस करे अपने जीवन में, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी मूवी देखी होंगी, आपको वो फील आता है, ठीक है, जैसे आपने इंडियन आर्मी की बहुत सारी मूवी देखी होगी, वो जब आप देखते हैं मूवी तो आपके अंदर वो फील आता है, लगता है कि हाँ देश की सेवा करें, इमोशंस जागरूक होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें उन्होंने बताया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेट, ठीक है, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिल्म, ठीक है, तो क्या जो है सबसे ज्यादा डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन में, भारतीय मूवियों में क्या चीज की कमियां हैं जो हम लोग महसूस करते हैं? द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ऑन इंडियन फिल्म इज द पासिंग फेज ऑफ अमेरिकन सिनेमा, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग फाइट कर रहे हैं वो अमेरिकन जो सिनेमा है वहां से, जैसे अमेरिका की जो सिनेमा उसे क्या बोलते हैं? बॉलीवुड को बोलते हैं, हॉलीवुड बोलते हैं, हॉलीवुड, हॉलीवुड जो मूवी बनती है कहाँ? अमेरिका में बनती है, ठीक है, कहाँ बेटे बनती है? अमेरिका में, ठीक है। 10 स्टोरीज हैव बीन द रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड, उनकी जो कहानियां होती हैं वो हॉलीवुड पर आधारित होती है। सक्सेसेस एंड क्लिचेस प्रिजर्व्ड विद द केयर, वो सफल होती हैं और उनके जो क्लिच होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? प्रिजर्व्ड विद द केयर, उनको पूरी तरह से देख रेख किया जाता है। जैसे जब मूवी बनाई जाती है या मूवी क्रिएट की जाती है तो उसके हर पॉइंट्स को ध्यान दिया जाता है। कैमरामैन ने सही कैमरा लिया कि नहीं, बैकग्राउंड सही है कि नहीं, जो स्टेटमेंट दिया जा रहा, जो स्पीच दी जा रही वो सही है कि नहीं, लोग बिल्कुल उसी म्यूजिक पर या उसी क्या कहते हैं ट्यून पर आप वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें क्या है? विशेष रूप से ध्यान दी जाती है। वेयर द स्टोरीज हैव बीन द इंडियन, ठीक है, जहां पर,
ठीक है, वेयर द स्टोरीज हैव बीन इंडियन, जहां पर कहानी भारतीयों की होती है, देयर टू द बैकग्राउंड म्यूजिक, और उनका सबसे बड़ा बात क्या है, उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, हैज इन द इम, ठीक है, इरेस्पॉन्सिबल ट्रेंड ऑफ इज द जैज आइटम्स, वो किस पर आधारित होता है, जैज आइटम। जैज आइटम का मतलब जैसे हम लोगों को मूवियों में, जैसे आप लोग हॉलीवुड में देखोगे बेटा जी, सॉन्ग नहीं रहते, रहते भी हैं तो थोड़े बहुत, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं रहता, खत्म हो जाता। लेकिन हम लोगों के देश की मूवियों में क्या है, सॉन्ग रहते हैं, कम से कम एक मूवी में 4-5 गाने ही लग जाते हैं। तो वो लोग इसको नहीं पसंद करते हैं, का स्टोरी को पर ज़्यादा फोकस करते हैं हॉलीवुड के लोग। लेकिन हम लोग स्टोरी और सॉन्ग दोनों अप्लाइड करते हैं अपनी मूवी में। हो सकता है यही कारण हो कि हमारे देश की मूवी विदेशों में ना देखी जाए, ना देखी जा रही हूँ, ठीक है। अगला है, हु वाज द अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 1991, 1991 में किसने जो है नोबेल प्राइज अवार्ड प्राप्त किया था, आंग सांग शू वाज अवार्डेड नोबेल पीस। अगर ये भी पूछे 10 दिसंबर, अगर ये भी पूछे कब समय था, 10 दिसंबर 1991, 1991, 10 दिसंबर 1991 में जो है उन्होंने नोबेल पीस प्राइज हासिल किया था। कौन, आंग सांग शू की। ये कौन थी, बर्मा की लीडर थी, है ना। हु वर इनकार्सरेटेड इन द स्ट्रगल फॉर द पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, हु कौन जो है इनकार्सरेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस, जो है संघर्ष कर रही थी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, शांति के लिए और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, और उसे जेल डाल दिया गया। तो मेनी सीनियर एंड हाई रेस्पेक्टेड लीडर्स, कई सारे सीनियर नेता और बहुत ही सम्मानित नेता बिसाइड द मदर, माँ के साथ में थे, ऑफ द अलेक्जेंडर एरिस, अलेक्जेंडर एरिस ने कहा इनकार्सरेटेड इन द स्ट्रगल फॉर द पीस, और उन्होंने माँ को जेल में डाल दिया। और माँ चाहती थी कि हमारा देश हमारे देश में शांति स्थापित हो जाए, हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, हमारे देश में लोकतंत्र बन जाए। लेकिन जो विरोधी लोग थे उन्होंने मेरी माँ को जेल में डाल दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा जी। Why has the whole international community applauded, applauded को प्रशंसा किया मिस्टर चेयरमैन को, होल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने उनमें से मिस्टर जो चेयरमैन थे उन्होंने प्रशंसा क्यों की ऐसा, तो द होल कम्युनिटी अप्लाउडेड मिस्टर चेयरमैन, उसने मिस्टर चेयरमैन बिकॉज दे एक्सेप्ट द चॉइस ऑफ कम्युनिटी ऑफ चूजिंग आंग सांग शू की फॉर द नोबेल पीस प्राइज। द होल कम्युनिटी अप्लाउडेड, जितने भी लोग थे, ठीक है, उस कम्युनिटी में उन्होंने सब ने प्रशंसा किया मिस्टर चेयरमैन, क्योंकि दे एक्सेप्ट द चॉइस ऑफ द कमेटी, ठीक है, मतलब कमेटी के द्वारा उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो प्राइज मिलना चाहिए, जो नोबेल प्राइज, ये आंग सांग शूकी को मिलना चाहिए, क्योंकि वह बर्मा की ऐसी नेता है कि जो शांति स्थापित करने के लिए अपने देश से लड़ रही है और उसे फिर भी जेल में डाला जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाए। व्हाट इज द मोर प्रीसियस दैन द डायमंड एंड सिल्वर गार गोल्ड, ठीक है, प्रीसियस का मतलब कीमती, क्या जो है हीरे मोती और सोने से ज्यादा कीमती है, तो द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारे की जो भावना है ये कहीं ना कहीं ज्यादा कीमती है सोने चांदी और हीरे से, सोने चांदी हीरे से कहीं ना कहीं ज्यादा कीमती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, 16 में पूछा है, 22 में पूछा है, दोनों सेकंड शिफ्ट में पूछा है, ठीक है, सेकंड पाली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाई डिड द सम यंग पीपल विजिटेड हर, कुछ नवयुवक लोग जो है उसके घर आए थे, कौन, वंस अपॉन अ टाइम वाला चैप्टर है ना, टॉनी मॉरिसन के घर क्यों आए थे, तो सम यंग पीपल विजिटेड टू हर, टू टेस्ट हर, उसके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए, दे बिलीव हर, उसे विश्वास हो गया उसको, टू बी द फ्रॉड ऑफ वांटेड टू प्रूव इट, उसके नॉलेज को वो गलत सिद्ध करने के लिए आए हुए थे, कौन, कुछ नव युवक लोग। What does the old woman know about those people, ठीक है, उन लोगों के बारे में वह बूढ़ी महिला क्या समझ गई, द ओल्ड वुमेन नोज, वह यह समझ गई कि द मोटिव ऑफ द पीपल, ठीक है, उनका जो मेन मुद्दा है लोगों का, सी डज नॉट नो दियर कलर्स, लेकिन वह उनके रंगों को नहीं समझ पाई, ठीक है, ना ही उनके जेंडर को और ना ही होमलैंड और वो कहाँ से आए थे ये भी वह न समझ पाई, ठीक है, क्योंकि वो उसको दिखता तो था ही नहीं, क्योंकि ब्लाइंड मैन थी, ब्लाइंड वुमेन थी, क्या थी, ब्लाइंड वुमेन थी, अंधी महिला थी, ब्लाइंड वुमेन थी, क्या थी, अंधी महिला थी।
फॉर आर द यंग विजिटर्स, ठीक है, रेकमेंडेड। दो क्वेश्चन है, एक तो ये प्रकार से क्वेश्चन बनाया, एक दूसरे प्रकार 2020 में आया है। वाई आर द यंग विजिटर रेकमेंडेड, ठीक है, यंग विजिटर जो नवयुवक लोग थे उन्होंने उसका उपहास क्यों किया, तो द यंग विजिटर्स आर रिप्रेजेंटेड फॉर द पैराडिंग देयर द पावर, वो अपनी शक्ति को दिखाना चाहते थे, एंड हर हेल्पलेस, और उसके असहायपन को प्रूव करना चाहते थे कि ये बूढ़ी अंधी है, इसको कुछ दिखता नहीं है, इसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, इसके पास ज्ञान नहीं है, वो ऐसा प्रूव करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इन्यूमरेट द ट्रेड्स ऑफ द ओल्ड वुमेन, ठीक है, उस बूढ़ी महिला का ट्रेड्स जो था, जो काम करती थी उसके बारे में बताना था। द ओल्ड वुमेन वाज द डॉटर ऑफ ब्लैक अमेरिकन स्लेव, वह अश्वेत महिला, ठीक है, जो अश्वेत महिला थी, मतलब अमेरिका में जो काले वर्ण के लोग थे उनमें से वह गुलामों की बेटी थी। सी वॉज ब्लाइंड, वह अंधी थी लेकिन बुद्धिमान थी। सी लिव्ड इन द सिंपल लाइफ, वह बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करती थी। सी वॉज फियरलेस इन द रेपुटेशन ऑफ विजडम, वह अपने ज्ञान को लोगों तक ये नहीं कहती थी, लोग बल्कि खुद जानते थे उसके नॉलेज के बारे में, लोग खुद आते थे। एंड विदाउट क्वेश्चंस, बिना प्रश्न किए हुए किसी से रहती थी। सी वॉज बोथ लॉ इट्स द ट्रांजेक्शंस, उसका खुद नियम और कानून थे। हर ऑनर एंड द ईव ऑफ वॉज द हेल्ड हाई एंड रीच्ड ऑफ द बियॉन्ड ऑफ द नेबरहुड, हर ऑनर, उसका जो सम्मान था, लोग आसपास के क्षेत्र के लोग उसे जानते थे, उसकी ख्याति काफी दूर दूर तक थी क्योंकि वह नगर के बाहर रहती थी, ठीक है। हेल्ड हाई, उसे बहुत कुछ हासिल प्राप्त होता। रीच्ड बियॉन्ड द नेबरहुड, अपने आसपास के पड़ोसियों से उन्हें बहुत सारा सम्मान प्राप्त हुआ था। किसे? उस ब्लाइंड वुमेन को, जो जिसे जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्या? नोबेल प्राइज भी दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन द कैरेक्टर इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम दैट हैज द इम्प्रेस्ड यू, कह रहा है राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ठीक है, उस चारित्रिक विशेषता की इस कहानी में, वंस अपॉन अ टाइम दैट हैज इम्प्रेस्ड यू, जो आपको काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड करे, ठीक है, आकर्षित करें, सबसे ज्यादा इंप्रेस करें। तो द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ओल्ड वुमेन इज द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम इज द वेरी इंप्रेसिव, बहुत ही आकर्षक कहानी है, मार्मिक चित्रण है। सी इज द ब्लाइंड, वह अंधी तो थी लेकिन बुद्धिमान महिला थी। हर विजडम इज नोन इवन फॉर द बियॉन्ड, उसके ज्ञान को दूर दूर तक के लोग जानते थे, उसके आसपास के लोग के जानते थे। सीज नोज, ठीक है, वह जानती थी एज बोथ लॉ एंड द ट्रांजेक्शंस, वह अपने नियम कानून खुद से बनाती थी, नियम कानून खुद से बनाती थी, ठीक है। अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द हुमायूं कबीर से अबाउट टॉलरेट, ठीक है, टॉलरेशन, हुमायूं कबीर ने इसके बारे में क्या कहा। इंडियन, है ना, हुमायूं कबीर ने क्या होगा, इंडियन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, वही चैप्टर ना। हुमायूं कबीर से, हुमायूं कबीर कहते हैं कि द ग्राउंड ऑफ द एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट इज द फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन, ठीक है, द ग्राउंड ऑफ एडजस्टमेंट, जो व्यवस्था है और जिसकी रीएडजस्टमेंट और जिसे हम पुनः व्यवस्थित करें, वह पाया जाता है स्पिरिट ऑफ द टॉलरेशन। टॉलरेशन हैड लेड ऑफ द सफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ लाइफ, टॉलरेशन क्या है, हमारे जीवन का सबसे मूल्य चीज है, सबसे मूल्यवान चीज है। क्या बेटा जी? सबसे मूल्यवान चीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। 2022 में क्वेश्चन पूछा है सेकेंड शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो आप लोग बेटा जी छापते हुए चलेंगे, आप लोग छापते हुए चलेंगे सारे क्वेश्चंस को, और आप लोग कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड द एक्शन ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, एंशिएंट सिविलाइजेशन, ठीक है। टॉलरेशन मतलब सहनशीलता होता है। क्या होता है? क्या? सहनशीलता, सहनशीलता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा व्हाट हैपेंड द एंशिएंट सिविलाइजेशन, हमारी जो पुरानी सभ्यता है इसमें क्या घटित हुआ, क्या हुआ था पुरानी सभ्यता में। द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन,
जो पुरानी सभ्यता थी, वो हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, वो क्या थी? ऑलरेडी हैव ग्रोन, आगे बढ़ती रही, एंड चेंजेस, लेकिन बदलाव भी हुआ, बट नेवर ग्रोन आर चेंज एट द एक्सपेंस ऑफ द अंडरलाइनिंग यूनिटी, लेकिन बट नेवर ग्रोन आर चेंजेस, लेकिन ना ही यह बढ़ी और ना ही बदली एट द एक्सपेंस ऑफ अंडरलाइनिंग यूनिटी, क्योंकि हमारी जो एकता है, कहता है यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। हम लोग जैसा काम कर रहे थे वैसे का वैसा ये हो रहा था, हमने एकता बनाकर रखी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर हुमायूं कबीर इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक के अनुसार, लेखक मतलब हुमायूं कबीर के अनुसार, व्हाट इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर, सबसे ज्यादा जो चिन्हित भारत की संस्कृति है उसके बारे में इन्होंने क्या बताया? तो अंडरलाइनिंग यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारत की जो संस्कृति है वो अंडरलाइनिंग यूनिटी है। ठीक है, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली एकता है, वो इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर, ये सबसे ज्यादा चिन्हित फीचर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार। तो वेयर हैज द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज, कहां पर जो है पुरानी सभ्यता पली बढ़ी और आगे बदली भी। तो ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन चेंज इनटू इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ चाइना, भारत में और कुछ हिस्सा चाइना का भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट डज द एक्सपीरियंस ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज गिव अप। ठीक है, क्या अनुभव था यूरोपियन देशों का जो छोड़ करके भाग गए? गिव अप का मतलब होता है छोड़ करके भागा है। ठीक है, सॉरी, गिव अस, हमें प्रदान किया है। ठीक है, गिव अप नहीं है, हमें प्रदान किया, मतलब यहाँ क्वेश्चन ये है व्हाट डज द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, हमारे जो यूरोपियन देश हैं वो हमें क्या देकर प्रदान करके गए? तो द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अप द केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विद कल्चर, उनके कई सारे कारण थे किसके? सभ्यता के। ठीक है, संस्कृति सभ्यता के। ठीक है, संस्कृति सभ्यता के। What has been the policy of the Indian in all the sphere of life? ठीक है, What has the policy, क्या पॉलिसी है भारतीयों की इज ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ की, वह अपने जीवन भर क्या करते हैं? तो ऑल द स्फीयर ऑफ लाइफ, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ठीक है, जियो और जीने दो हमारे देश का मोटो है, हैव बीन इन द पॉलिसी ऑफ इंडियन, हमारे देश की लोगों की क्या है? नीति है। ठीक है, नीति क्या है बेटा जी? जियो और जीने दो, इसका मतलब क्या होता है? जियो और जीने दो, दूसरों का भी अधिकार है, जियो और जीने दो हमारे देश के लोगों की पॉलिसी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ इज इंडियन कल्चर डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ अदर कंट्रीज? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। 2011 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में, इस बार लिख लो 2024 में भी आने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, हाउ इज इंडियन कल्चर, हमारे देश की संस्कृति कैसे भिन्न है फ्रॉम द कल्चर ऑफ द अदर कंट्रीज, मतलब दूसरे देशों की संस्कृति की अपेक्षा हमारे देश की संस्कृति क्या बदलाव है? तो डिफरेंट बिटवीन इंडियन एंड अदर कंट्रीज आर, हमारे देश की जो कल्चर है, संस्कृति है, वो दूसरे देशों से भिन्न है। इंडियन कल्चर इज द एंशिएंट वन, भारत की जो संस्कृति है पुराने समय की संस्कृति है। वाइल अदर कल्चर्स आर न्यू, जबकि दूसरे देशों की संस्कृति नए नए प्रकार की है, जो न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग है। यूनिटी इज द डाइवर्सिटी इज द ग्रेट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, एकता में, ठीक है, विविधता में एकता इज द ग्रेट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण बात है विविधता में एकता। ठीक है, हमारे देश की संस्कृति है। वेयर इज द यूरोपियन कल्चर, जहां जो है यूरोपियन कल्चर्स हैज नो यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, उनके, ठीक है, विविधता में एकता नहीं है, यही उनकी आखिर कमियां हैं। ठीक है, इंडियन कल्चर बिलीव्स इन द टॉलरेशन एंड वेयर इज द और द कल्चर डज नॉट, भारत की जो संस्कृति है ये विश्वास पर आधारित है। वेयर इज द अदर कल्चर इज डज नॉट, जबकि दूसरे कल्चर्स, दूसरे संस्कृतियां नहीं है।
प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड, ठीक है, लेट लिव, हमारे देश की जो संस्कृति का जो सिद्धांत है, जियो और जीने दो, इज द बेसिकली ऑफ इंडियन कल्चर, ये हमारे भारतीय लोगों की संस्कृति में है, विच इज नॉट द फाउंड इन द अदर कल्चर, और जबकि ये दूसरों की संस्कृति में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे देश की जो एकता है वो पुराने, हमारे देश की जो संस्कृति है वो पुराने समय की है। दूसरा पॉइंट क्या है, हमारे देश के लोग एकता में निवास करते हैं। हमारे देश में जो हमारे देश की पॉलिसी है, जियो और जीने दो का अधिकार देती है, जबकि दूसरे देश ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको डिफरेंट लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन मीन बाय इट इज राइट टू बिहेव इज वन डे लाइक दिस, मिटू कह रहा है व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन मीन, ठीक है, यहाँ पर बूढ़ी औरत ने क्या कहा, उसका मतलब क्या था, इज राइट टू बिहेव, सो क्या जो है इस अधिकार के बारे में हमें बातचीत करना चाहिए, वन डे लाइक दिस टू, एक दिन जब ऐसा हुआ, तो इट वाज ईस्टर, ईस्टर का मौसम चल रहा था, मतलब ईस्टर का त्योहार काफी नजदीक था। ऑन द ओकेजन ऑफ द हॉलीडे, छुट्टी के दिनों में पीपल आर कंपनी, सब लोग एक साथ रहते थे, कंपनी का मतलब साथ साथ, ईच अदर, एक दूसरे से मिलते हैं, एंड इंजॉय देयर हैप्पीनेस, और एक साथ खुशियां मनाते हैं, विच इज अदर शो द ओल्ड वुमेन इज द रिमाइंडेड, और उस बूढ़ी माँ को, ठीक है, यह याद था, द पीपल दैट इट वाज नॉट डे द क्वारल, यह दिन जो है लड़ाई झगड़े का नहीं है, क्योंकि मलाशा और अकोलिया के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, उससे उनके घर वाले के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, जबकि बूढ़ी माँ ने सबको समझाया कि ये त्योहार है खुशियां मनाने का, हमें लड़ाई झगड़े करने का नहीं, ये जो छोटी बच्चियां हैं आपस में लड़ाई की, भी थोड़ी देर बाद फिर से मिल जाएंगी। तभी तो इस चैप्टर का नाम लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, छोटी बच्चियां जो हैं उन कहीं ना कहीं लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि वह लड़ाई कर ली है, थोड़ी देर के बाद फिर खेलने लगेगी, है ना। ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाई डज द राइटर कॉल द टू लिटिल गर्ल डियर लिटिल सोल्स, ठीक है, लेखक ने यहां पर उन छोटी बच्चियों को, ठीक है, प्यारी आत्मा क्यों कहा, 2011, 14, 15, 17, 18, 19, 2024, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, इसको छाप के चलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिल्ड्रेन आर इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब निर्दोष, बच्चे निर्दोष होते हैं, दे डू नॉट इंटेंड इन फाइट टू एनीवन सेल्फिश, वह किसी से स्वार्थवश लड़ाई झगड़ा नहीं करते, दे समटाइम्स प्ले एंड समटाइम क्वारल इन सेंटिमेंट ओनली, वो एक कुछ समय किसी भी स्थिति में लड़ झगड़ भी लेते हैं, और कुछ समय के बाद फिर आपस में दोस्त भी बन जाते हैं। सो द राइटर सेज देम डियर लिटिल सोल्स, इसलिए लेखक ने उनको प्यारी आत्मा कहा, ठीक है, उन छोटी बच्चियों को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट थिंग काज इन, ठीक है, अनोयंस टू यू इन टाउन, करा व्हाट थिंग काज अनोयंस टू इन द टाउन, नगरों में जो है क्या चीज की कमी होती है, मतलब नगर में आप जब रहते हैं तो क्या चीज महसूस करते हैं, आई बिलोंग टू अ टाउन, मैं नगर से बिलोंग करता हूँ, द मूविंग क्राउड एंड साउंड, जहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है, बहुत सारा आवाज होता है, व्हीकल्स रनिंग, मतलब संसाधन आते जाते हैं, ट्रक बस जीप कार, ये सब क्या है, रोडों पर चलती हैं, रनिंग ऑन द रोड्स, सब दौड़ते हैं, इनकी तेज तेज आवाज जाती है, काजेज द लाफ ऑफ एनीवन एट मी, और ये बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स महसूस होती हैं नगरों में। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, हेल्थ और वर्च्यू कहाँ मिलते हैं, 2013, 14, 18, 2024 में आने की संभावना है। तो हेल्थ एंड वर्च्यू आर फाउंड इन द विलेज, कहाँ मिलता है, गांव में मिलता है। हमारे देश में जो गांव है, कहते हैं ना भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, इंडियन सोल लिव्स इन द कंट्री साइड ऑफ द इंडियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, Why does the poet believe that God made the country? लेखक ऐसा क्यों महसूस करता है कि ईश्वर ने आखिर गांव को क्यों बनाया? What that reason behind? ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है? द पोएट्स हार्ट, लेखक ऐसा मानता है कि क्वाइट नेचुरल, क्योंकि गांव में हमें प्राकृतिक चीजें देखने को मिलती हैं, एवरीथिंग विच इज द वी फाइंड इन द विलेज, हम सब कुछ पाते हैं गांव में, जो भी मिलता है सब वो नेचुरल होता है। नेचुरल मीन्स, नेचुरल का मतलब है मेड बाय नेचर, मतलब गॉड, जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया, जैसे गांव में हवा
ठीक है, नेचुरल मिलती है। गांव में बहता हुआ पानी, तालाबों में, नदियों में, है ना, बहता हुआ पानी जाता है साफ सुथरा। गांव में बढ़िया पेड़ पौधे होते हैं, गांव में बढ़िया छाया होती है, बगीचा होता है ना, कच्चे रास्ते होते हैं, ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है ना, सुनसान होता है इन द टाउन। लेकिन नगरों में वी फाइंड, हम ज्यादातर ये पाते हैं कि मैन मेड ऑफ द आर्टिफिशियल, लोगों ने इसे आर्टिफिशियल बना दिया है। ठीक है, जैसे अब सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है, रात में चंद्रमा का प्रकाश गांव में मिलता है, लेकिन शहर में तो लाइट का प्रकाश रहता है, पता ही नहीं चलता कि कब रात हुई कब दिन हो गया, है ना। सो द पॉइंट नियर राइट, ठीक है, इसलिए लेखक यहाँ पर राइटली थिंक, उसको उसका यह मानना है कि गॉड हैज मेड द विलेजेस, ठीक है, कि भगवान ने गांव का निर्माण किया। एंड व्हेन द मैन डेवलप्ड द आर्टिफिशियल, जब लोग जो है उसे आर्टिफिशियल रूप में डेवलप कर देते हैं तो दे बिकेम टाउन्स, तो वो नगर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नगर बन जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको नोट कर लेना, 2015 में आया है। whom does the ठीक है, प्रोनाउन इन द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा रिफर टू, ठीक है, यहां पर बता रहा है कि कौन सा वर्ड है जो ये प्रोनाउन का है। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है। किसके रूप में बेटा जी? सर्वनाम के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है। इज द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, मतलब पहले स्टेंजा की थर्ड लाइन में जो रिफर है। तो हियर हिज इज द थर्ड लाइन, यहाँ पर जो हिज है यही क्या है बेटा जी? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। लाइन इज द फर्स्ट इंजन रेफर टू हु हैज द फ्यू एकर्स ऑफ द पैटर्नल लैंड, ठीक है, इज द सेटिस्फाइड, हियर हिज रिफर्स टू द पोएट। ठीक है, लेखक इसे क्या कर रहा है? रिफर्स कर रहा है। मैंने आपको बताया ना प्रोनाउन क्या होता है। व्हाट इज द प्रोनाउन? ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। वर्ड्स दैट यूज वर्ड्स दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं लाला जी? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं ही सी इट ये सब क्या है? प्रोनाउन है। ही सी इट, यू, वी, दे, है ना, ये आई, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। व्हाट डज द पोएट विश फॉर द आफ्टर डेथ, ठीक है, लेखक की क्या इच्छा है मर जाने के बाद? आखिर लेखक क्या महसूस करेगा अगर मर जाएगा? तो आफ्टर डेथ, मरने के बाद, द पोएट विशेज, लेखक की इच्छा है, लेखक मतलब ये महसूस करता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो दैट हिज डेथ शुड बी अनलिमिटेड, कि उसके बॉडी को अनलिमिटेड कर दिया, मतलब अदृश्य कर दिया जाए। ठीक है, एंड हिज बॉडी शुड बी बरीड विदाउट अ टॉम, और उसकी बॉडी को जला दिया जाए लेकिन उस पर कोई चिन्ह ना रखा जाए, उसका नाम ना लिखा जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कब्रिस्तान बने होते हैं, लोग जब मतलब उनको जब मारनी, ठीक है, जब मर जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद हम क्या करते हैं? दफना देते हैं या जला देते हैं। तो जलाने के बाद हम उसके ऊपर एक समाधि स्थल बना देते हैं। तो ऐसा लेखक नहीं चाहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बॉडी को जला दिया जाए लेकिन समाधि स्थल ना बनाया जाए। टॉम, टॉम का मतलब समाधि, स्टोन। ही विज्ड, ठीक है, वह ऐसा चाहता है, बी ग्रेव विदाउट अ नेम ऑफ स्टोन, वह चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरा कोई पद चिन्ह, मेरा कोई नाम ना हो। ठीक है, अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा हाउ डज द पोएट वांट टू लिव, लेखक कैसा जीना चाहता है? द पोएट वांट टू लिव अनसीन, ना तो उसे कोई देख पाए ना ही कोई उसे जान पाए, विच मीन्स, इसका मतलब है लिव इन अ सिंपल लाइफ विदाउट नेम एंड फेम। ठीक है, हमें साधारण जीवन जीना है, हमें अपना नाम पहचान नहीं हासिल करना है, यही कहते हैं जीवन। कहते ना, ठीक है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी। ठीक है, हमें आराम से अपना जो भी मिल जा रहा है खा पी लीजिए, मस्त रहिए। ईश्वर की इस धरती पर जो हमें नेचुरल रूप से सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं उन्हीं में हमें मस्त रहना चाहिए। हमें ज्यादा चीजों को बढ़ावा नहीं देना है। अगर हम ज्यादा चीजों को बढ़ावा देंगे तो हमारे मन में लालच आएगा और लालच कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, तो वेयर आर द फीचर ऑफ द हैप्पी मैन, ठीक है, हैप्पी मैन के क्या गुण होते हैं? द फीचर ऑफ हैप्पी मैन लाइफ आर द लिव विदाउट अ वरीज, जो हैप्पी मैन होते हैं बिना चिंता के जीवन व्यतीत करते हैं और बिना, ठीक है, चिंताओं के, बिना किसी परेशानी के। पासिंग आवर्स, उनके जो घंटे हैं, दिन है, साल हैं, वो अच्छे से गुजर जाते हैं। गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड, उनके दिमाग में उनका स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है। कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ,
अगर आपका शरीर स्वस्थ है, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, क्या है, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, शरीर ही सब कुछ है, ठीक है। अगर शरीर नहीं है, मतलब शरीर का मतलब अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके पास सब कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है। व्हाट मेक अवर लाइफ मनी आर कंटेंट और बोर डिस्कस, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है या कंटेंटमेंट की, दोनों में से डिस्कस करिए। तो इट इज कंटेंटमेंट दैट गिव द बर्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है, ये बात सत्य है कि दैट गिव्स बर्थ एंड, हमें जो है अपना जीवन खुशमय जीना चाहिए। दाउ मनी इज आल्सो रिक्वायर्ड, हाँ पैसों की जरूरत तो होती है, गिव अस द कंटेंटमेंट बट द ऑलमाइटी, ठीक है, अल्टीमेटली विदाउट, लेकिन ये कहीं कभार काम में यूज होने के लिए है, ठीक है। कंटेंटेड विद कैन नॉट बी हैप्पीनेस, ठीक है, कंटेंटमेंट, अगर कंटेंटमेंट वी कैन नॉट गेट हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट से हम चीजों को खुश नहीं रख सकते। कंटेंट मतलब जो हमारे पास चीजें अगर बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, तो आपके पास भले ही पैसा हो, रुपया हो, लेकिन जो प्लेजर है, जो आनंद है, वो नहीं मिलेगा बेटा जी, क्योंकि आप परेशान रहेंगे, ठीक है। लिटिल मनी, कुछ पैसों की जरूरत तो होती है, एंड फुल सेटिस्फैक्शन मेक आवर लाइफ, लेकिन सबसे बड़ी बात है आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि अगर है, आत्मसंतुष्टि अगर है तो आपके जीवन में सबसे बड़ी बात है कि आप जीवन को अच्छे से व्यतीत कर लेंगे। आज के समय में क्या है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना, दिमाग का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, टेंशन की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत टेंशन है गुरुजी पेपर को लेकर। अरे यार पेपर तो क्या है, अभी तो केवल पहली सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, ठीक है, पेपर का टेंशन क्या है बेटा जी, कुछ नहीं है, बस आप अपने दिमाग में मानते हो टेंशन, लेकिन टेंशन उनसन कुछ नहीं होता। अगर टेंशन बना लोगे अभी से, तो अभी तो यार लाइफ में बहुत कुछ करने बाकी है, अगर अभी से ही टेंशन आपने पाल लिया तो फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा, तब तो जीवन बेकार है ना। तो इसीलिए कहते हैं ऑलवेज बी हैप्पी, सब कुछ बढ़िया होगा। इस बार तुमने तैयारी किया है तो बस तुम ये समझो कि हमारा एग्जाम बढ़िया जाएगा, 100 में 100 हमें क्वेश्चन टच करके आना है, कोई भी पोजीशन। अरे क्यों नहीं कर रहे हो, अरे जगो, ठीक है, मान लीजिए कि आप केवल सोच रहे हैं, बस यहाँ पर सर में हाथ रख करके सोच रहे हैं कि यार पेपर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, पढ़े नहीं है ये, अरे वो मत सोचो, निकालो अपनी नोट्स, निकालो अपने बुक्स, निकालो अपने मटेरियल्स पढ़ने वाले, वो उनको अपने पढ़ना शुरू कर दो, वो मत सोचो, उसको सोचने से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई सलूशन निकल रहा है तो सोचो भाई, तो सलूशन कहाँ से है, जब पढ़ाई करेंगे आप, जब पढ़ेंगे, अभी भी समय है बेटा जी, जग जाओ अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए तुरंत, किंतु परंतु सोचे अभी तुरंत अपनी पढ़ाई पर जारी हो जाओ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की घड़ी है और एग्जाम में तुम्हें बेहतर करके आना है। तुमने जो सपना देखा था कि इस बार बिहार बोर्ड में टॉपर बनेगी, तो वो सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। माँ बाप को कभी समझे, वो अपने रात दिन मेहनत करते हैं खेती में, ठीक है, कुछ पैसा इकट्ठा होता है उनको, बहुत आपके जो फादर होते हैं ना, फादर जो आपके पिताजी पूरे घर का नेतृत्व करते हैं, मेन मुखिया होते हैं, मेन लीडर होते हैं, वो घर में सबका देख रेख करते हैं, तुम्हारी पढ़ाई को भी समझते हैं, घर की प्रॉब्लम को भी समझते हैं, घर का खर्च भी संभालते हैं। तो उनके प्रॉब्लम को समझो कि किस तरह से तुम्हें पैसा दे रहे हैं, किस तरह से तुम्हें चीज़ों को उपलब्ध करा रहे हैं, उनके बारे में कभी सोचो बेटा जी। तो इस बार बिहार के बोर्ड में टॉप करके दिखा दो, तो उनका भी सपना पूरा हो जाएगा कि हमने जो अपने बेटे के लिए किया है, वो बेटे ने मुझे प्रूव करके दिखा दिया है, तो आपको ऐसा करके दिखाना है, ठीक है। तो ये वादा रहा बेटा जी, इस बार तुम बेहतर करके आओगे। ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है, सदैव खुश रहो। और मैं एक बार बार बोलता हूं बेटा जी, कोई भी काम आप स्टार्ट करिए, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। जैसे आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, अपने पास किताब उठा लेते हैं और पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा खूब हंस लीजिए, ठीक है, और हंसने के बाद पढ़िए, कभी तो देखिए कितना मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करा व्हाट डज द पॉलीथीन बैग गिव आउट व्हेन इट इज बर्न्ड, हाउ डज द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, पॉलीथीन बैग जो है गिव आउट व्हेन इट बर्न, जब इसे हम जला देते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो व्हेन अ पॉलीथीन बैग बर्न्ड इट गिव द पंगेट स्मेल, जब इसे हम जला देते हैं तो ये विषैली गंध छोड़ती है। व्हेन पॉलीथीन बैग इज लेफ्ट आउट इट द रिमेन्स डिजॉल्व इन द वाटर, जब इसे हम इधर उधर छोड़ देते, फेंक देते हैं, इट रिमेन्स, ठीक है, अनडिजॉल्व इन द वाटर, ये पानी में चली जाती है, ऑन लैंड या जमीन में, एंड अंडर द ग्राउंड या जमीन के नीचे, एंड बाय द रिमेनिंग सो हेल्प ऑन द जर्म्स डिजीज, और इनमें से कई सारे
बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दस इफेक्ट ऑफ द पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, और इसके प्रभाव से हमारे पर्यावरण में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डू द जर्म्स आर डिजीज ग्रो, कैसे ये बढ़ते हैं? तो द पॉलीथीन बैग्स लाइंग अंडर द वाटर, जब ये पानी में पहुंच जाती हैं या मिट्टी में ना, ठीक है, मिट्टी में डू नॉट डिजॉल्व, तो ये नष्ट नहीं होता है। दे रिमेन्स देयर फॉर ईयर्स एंड काज ऑफ द जर्म डिजीज टू टेक द बर्थ। ठीक है, ये सालों साल पड़े रहते हैं लेकिन ये नष्ट नहीं होते। इनमें से बहुत सारे कीटाणु बनते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज उत्पन्न होते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं और उनका जन्म होता है। What does the word hurt stand for? हर्ट जो शब्द है, हर्ट का मतलब चोट, हर्ट का मतलब क्या होता है? चोट। ये जो चोट वर्ड शब्द है ये किसके लिए है? Whose heart melt down like a polythene bag, किसका जो हर्ट है, हृदय, मेल्ट डाउन लाइक अ पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग की तरह पिघल जाता है। द वर्ड हार्ड स्टैंड फॉर द पेन, इसका मतलब है कष्ट या दर्द। फेल्ड, ऐसा महसूस होता है, फेल्ड फ्रॉम द पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग से उत्पन्न होता है। द हार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट मेल्ट लाइक, ठीक है, इसका जो कष्ट है ये हमारे पर्यावरण को नष्ट करता है। व्हेन गेट्स इज द हार्ट, ये हमारे दिल को चुभता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बेटा जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहा है हाउ डज द पॉलीथीन बैग पॉल्यूट अवर एनवायरनमेंट। देखो तीन प्रकार से क्वेश्चन बनाया, आंसर एक 14 में, 17 में, 19 में, 18 में पूछा है, 19 में पूछा है। देख रहे हो बेटा जी। तो हाउ डज द पॉलीथीन बैग पॉल्यूट अवर एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण को कैसे ये प्रदूषित करता है। हाउ इज पॉलीथीन बैग हार्मफुल, ये कैसे हमारे लिए नुकसानदायक है। हाउ डज पॉलीथीन बैग अफेक्ट एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण को कैसा प्रभाव डालता है। जब द पॉलीथीन बैग नेवर डिजॉल्व, यह मिट्टी में कभी भी मिलता नहीं है। व्हेन पीपल थ्रोन इट द गार्बेज, जब इसे हम कूड़े करकट में फेंक देते हैं, इट कीप लाइंग ऑन द अंडर सॉइल ऑफ द लॉन्ग, तो मिट्टी के नीचे तो दब तो जाता है लेकिन यह नष्ट नहीं होता है। जर्म्स आर डिजीज एंड रॉटेन मटेरियल्स अंडर इट्स लेयर लिमिट्स एंड स्मेल एंड द कॉज डिजीज, बहुत सारे जर्म्स की बीमारी, ठीक है, कीटाणु रहित, कीटाणुओं से जो भरी हुई बीमारियां हैं उत्पन्न होती हैं। रॉटेन मटेरियल, जो बेकार मटेरियल्स होते हैं, अंडर इट्स द लेवल लेयर, इसकी परत में जम जाते हैं। एंड स्मेल, और बहुत बदबू करता है। काज डिजीज, और बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दस पॉलीथीन बैग पॉल्यूट अवर एनवायरनमेंट, इस प्रकार से पॉलीथीन बैग हमारे पर्यावरण को नष्ट करती है। इट इज द हार्मफुल थिंग्स, यह सबसे, ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक वस्तु है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस नोट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा जी। कह रहा व्हाई डज द पोएट इंपेयर, ठीक है, कंपेयर, ठीक है, कंपेयर मतलब तुलना करना, हार्ड एंड पॉलीथीन बैग, गिव एनी टू रीजन। लेखक जो है क्यों जो है तुलना करता है पॉलीथीन बैग और चोट के बारे में। गिव टू रीजन, दो कारण देना है। तो पॉलीथीन बैग इज द हार्मफुल एंड गिविंग ब्लोज ऑफ हर्ट, पॉलीथीन बैग हमारे लिए सबसे नुकसानदायक है, हमें क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। शो द पॉइंट कंपेयर इट विद हर्ट, इसलिए लेखक जो है इसकी चोट से तुलना करता है। हर्ट का मतलब चोट होता है। Why is राधा क्राइंग, राधा क्यों रो रही है? तो राधा फील्स दैट कृष्ण हैड डिजर्ट इन हर, देयर इज द नो होप फॉर द मीटिंग हिम। ठीक है, राधा इसलिए रो रही कि कृष्ण काफी समय से राधा से दूर चले गए हैं और राधा से मिल नहीं रहे हैं। अगेन दो सो फीलिंग द लोन, ठीक है, लोनलेसनेस हैज मेड हर क्राइंग, और राधा को ऐसा महसूस रहा कि राधा अकेली हो गई, लोनलेस मतलब अकेली हो गई है और वह रो रही है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए वह चिल्ला रही है। अगला है व्हाट टू फीलिंग ऑफ राधा हैव बीन रिफर्ड टू बाय हर फ्रेंड्स, क्या दो ऐसे चीज हैं, व्हाट टू फीलिंग्स, क्या ऐसी दो अनुभव हैं, ठीक है, राधा के मित्रों को, जो अपने मित्रों से वह कह रही है, कौन, राधा। द टू फीलिंग ऑफ राधा द रिफर्ड बाय द हिज फ्रेंड, दो ऐसे फीलिंग्स हैं जो राधा अपनी सहेलियों से कह रही है। हैव बीन, सी डज नॉट हियर, ना ही वह सुन पा रही है। व्हाट एवर अदर पीपल सी, जो भी लोग उसे कुछ कह रहे हैं। ओनली एक्सप्रेस हर एगोनी, वह अपने केवल पीड़ा को उनसे बता रही है। एगोनी मतलब पीड़ा, वह अपने केवल पीड़ा को बार बार बता रही है कि कृष्ण कब आएंगे, कब आएंगे, मेरे मोहन कब आएंगे, और इसी के वियोग में राधा रो रही है।
व्हाट डू राधा's फ्रेंड बिलीव इन, राधा की सहेलियों ने उसे क्या विश्वास, उसे क्या विश्वास देती है। 18, 21 और 22 में पूछा है बेटा जी। तो राधा फ्रेंड बिलीव दैट जॉय मे कम अगेन, कि वह खुशी का दिन फिर आ सकता है क्योंकि कृष्ण जल्द ही आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। राधा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे जो, ठीक है, कृष्ण है वो जल्द ही तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सभी को, देखो कमेंट तो यार नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि हमारे पास फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर, कमेंट पर ज्यादा फोकस नहीं करना है बेटा जी, क्योंकि कमेंट पर हमें जहां ही जाना है, हमें अपनी स्टडी पर फोकस करना है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उन पर बात करना है। आप लोग इस क्लास को कम से कम 2-3 बार जरूर देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, Why did Radha's friend run a Lord कृष्ण, राधा की सहेलियां जो हैं क्या है, राधा की सहेलियां दौड़ करके कृष्ण के पास क्यों जाती हैं। राधा फ्रेंड रैन टू लॉर्ड कृष्ण टू इन्फॉर्म हिम, इन्फॉर्म मतलब सूचना देने के लिए, संदेशा देने के लिए, द पैथेटिक कंडीशन ऑफ राधा, कि राधा की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ठीक है, टू होम राधा फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट, ठीक है, किसने राधा की, टू होम फ्रेंड्स, टू होम राधा फ्रेंड, ठीक है, किसने किसे जो है रिपोर्ट किया गया राधा की सहेलियों के द्वारा। व्हाट डू राधा फ्रेंड बिलीव इन, राधा की सहेलियां किस पर विश्वास, ठीक है, क्या विश्वास करती है। राधा फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट और टू कृष्ण, राधा की सहेलियां कृष्ण के पास जाकर रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट का मतलब संदेशा देती हैं। राधा फ्रेंड बिलीव, राधा की सहेलियों को ऐसा विश्वास है कि एक दिन जॉय का समय आएगा, ठीक है, वो फिर दिन आ जाएगा जब राधा खुश हो जाएगी। बट द टाइम इज दे वैनिश होप एंड कीज ऑफ द कीज, ठीक है, लेकिन अभी इस समय उसकी जो आशाएं हैं वो अभी आशाएं उसकी कंप्लीट नहीं हो, मतलब पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो दिन प्रतिदिन कृष्ण को याद करती जा रही है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब राधास कंडीशन एंड रिपोर्ट बाय द हर फ्रेंड, राधा की स्थिति का वर्णन करिए उसकी सहेलियों के द्वारा जो रिपोर्ट किया जा रहा है। तो राधा इज वीपिंग अ बिटरली, राधा वीपिंग बिटरली का मतलब होता है ऐसा रो रही मानो कि नदी की कोई धारा बह चली है, इस प्रकार से अपने आंसुओं को बहा रही है। दैट हर टीयर्स अपीयर्ड रिवर, जैसे लग रहा है मानो कि इसकी नदियों से कोई धारा बह चली है। एंड इट सीम दैट, और ऐसा लगता है सी इज सिटिंग इन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, ब्रूडिंग ओवर द पेन, ठीक है, एंड कंफ्यूजन, और वह अपनी पीड़ा को उस नदी के किनारे, मतलब मतलब अश्रु रूपी नदी की धारा के किनारे वह रो रही है, और अपने रोने के या अपने जो है क्या कहते हैं, बैठ करके अपने कष्ट को, अपने पीड़ा को जो है बयां कर रही है, और कंफ्यूजन, और बहुत परेशान है। हर माइंड हैज बिकम अपसेट, उसका दिमाग बहुत परेशान है। सो शी कैन नॉट रिप्लाई राइट, और वह सही कुछ नहीं बोल पा रही है। हर बॉडी हैज बिकम थिनर देन द क्रिसेंट मून इन द स्काई, ठीक है, बहुत प्यारी लाइन है। उसका शरीर जो है इस तरह से पतला होता जा रहा है मानो कि अर्धचंद्र की तरीके से, जैसे परिवा मतलब क्या होता है, जो पहली तारीख होती है, जैसे पूर्णिमा के बाद चंद्रमा फिर निकलता है, तो जो परिवा की तिथि होती है उसमें चंद्रमा पतला सा दिखता है, बिल्कुल वैसे ही राधा का शरीर चंद्रमा के आधे कोने से भी पतला होता दिन प्रतिदिन जाता रहा है, क्योंकि वह कृष्ण के वियोग में दुखी है। कौन, राधा। अगर बात करें बेटे इसके राइटर कौन है, विद्यापति, क्या है, विद्यापति। अगर ये पूछे कि विद्यापति कहां से बिलोंग करते हैं, बिहार से, अगर बिहार में पूछे कहां से, मैथिला से, कहां से, मिथिला से हैं, ठीक है, मैथिली से है, बिसापी इनका गांव है, क्या है, बिसापी इनका गांव ही, ये सब याद कर लेना बेटा जी। अगर पूछे विद्यापति को किस भाषा के कवि के रूप में जाना जाता है, मैथिली भाषा के कवि के रूप में जाना जाता है ना। और इनकी ज्यादातर जो कविताएं हैं वो कृष्ण और राधा पर आधारित हैं। ठीक है, अगला है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ग्रीड मैन, ठीक है, लालची व्यक्ति के पर आप पर क्या, ठीक है, राय है, क्या राय है भैया। इन माई ओपिनियन, मेरे राय के अनुसार, अ ग्रीडी मैन इज नेवर सेटिस्फाइड, एक लालची व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। ही ऑलवेज रिमेन डिसकंटेंट, वो उसका धैर्य कभी समाप्त नहीं हो सकता है। ही ऑलवेज थिंक एडिंग टू मोर वेल्थ एंड हिज एसेट्स, वह दिन प्रतिदिन केवल अपनी कमाई के बारे में सोचता है, अपने धन संपदा के बारे में सोचता है, और धीरे धीरे एक दिन मर कर चला जाता है, लेकिन उसके,
ठीक है, उसका लालच कभी समाप्त नहीं होता है। What does the he do in the satisfied in the ambition? ठीक है, what does ही डू, उसने क्या किया और अपने महत्वाकांक्षा के लिए उसने क्या किया जिससे वह सफल हो गया। ही ऑलवेज रन आफ्टर कमिंग मनी, ठीक है, वह जब भी आता तो केवल पैसों के बारे में ही सोचता। इवन दो अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द सेटिस्फाइज हिज द ग्रीड, ठीक है, इसके बदले में वह अपने लालच को नहीं समाप्त कर पा रहा था। ही ऑलवेज ट्राई टू चीट, वह सदैव परे, ठीक है, वह लोगों को धोखा देता, ठीक है, बी फूल अदर्स, लोगों को धोखा देता, परेशान करता। ही मस्ट कंटेंट विद हिज हैज, ठीक है, उसके पास धैर्य नहीं था, अपने उसने लालच को खो दिया, ठीक है। अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट अल्टीमेट रिजल्ट डज द हैव द कमांड अक्रॉस, ठीक है, क्या, ठीक है, क्या परिणाम हुआ आखिर अंत में। तो हिज एम्बिशन ऑफ हेडिंग मोर वेल्थ, उसकी तो महत्वाकांक्षा थी कि वह बहुत पैसा कमाए। रिमेन अनफ्रूटेबल एंड हर द मीट ऑफ द ट्रेजिक एंड, कुछ भी हो जाए, कुछ भी समाप्त हो जाए, लेकिन उसे पैसा पाना है, चाहे चोरी से हो, चाहे लालच से हो, चाहे किसी को मार करके हो, चाहे किसी को प्रताड़ित करके हो, कुल मिला के उसका मेन मोटो था पैसा कमाना, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हाँ, ईमानदारी का पैसा कमाना है। Why was the man not content, ठीक है, उस व्यक्ति के पास धैर्य क्यों नहीं था, उस व्यक्ति के पास धैर्य क्यों नहीं था। Although he was rich, जबकि वह धनवान था, पैसा बहुत था, ठीक है, पैसा बहुत था, खूब सारा धन था, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं था। द मैन वॉज नॉट कंटेंट, व्यक्ति के पास धैर्य नहीं था, बिकॉज ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि वह बहुत लालची था। एंड डिसीरियस ऑफ एडिंग मोर मनी, वह बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था। एंड गोल्ड हिज द एसेट्स, और अपने संपत्ति में बहुत कुछ सोना भी उसने प्राप्त किया था, लेकिन उसका लालच समाप्त तो नहीं हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2017 में और 2018 में पूछा है। व्हेन वाज द गिफ्ट गिवन बाय द ट्री, जब ट्री ने उसे उपहार स्वरूप प्रदान किया, क्या प्रदान किया था, 7 सोने से भरे हुए घड़े ना। तो द गिफ्ट वॉज गिवन बाय द ट्री, ठीक है, पेड़ के द्वारा उसे जो उपहार प्रदान किया गया। व्हेन ही वेंट टू द ट्री, जब वह पेड़ के पास गया, एंड प्रेड, और बहुत प्रार्थना की, टू गिव हिम अ पिक्चर कंटेन गोल्ड कॉइंस, और उससे प्रार्थना विनती की कि हे कल्प वृक्ष, मुझे एक सोने से भरा हुआ घड़ा प्रदान कर दो, ठीक है। वाई वॉज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड, उसे अनकाइंड ट्री क्यों कहा जाता था। वाई वॉज द विल्ड इनिंग इन द ट्री कॉल्ड अनकाइंड, उसकी प्रार्थना को उस कल्प वृक्ष ने स्वीकार क्यों किया। द ट्री वॉज कल अनकाइंड एंड बिकॉज वन ऑफ द पोस्ट एंड नॉट फुल, ठीक है, वो क्योंकि उसने जो अंतिम जो 8वां जो पोट दिया था, बर्तन पतीला, वो पूरा फुल नहीं भरा था। इट वॉज हाफ फुल, वह आधा ही भरा हुआ पॉट था, ठीक है, पूरी तरह से वह भरा नहीं था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2021 में क्वेश्चन आया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलो देखो। चलो तुम लोग नोट करो बेटा जी। क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द कोयल सिंबलाइज ट्रू लव, आपके विचार से क्या कोयल जो है, यह सिंबलाइज का मतलब होता है प्रतीक, प्रेम का प्रतीक है। यस, कोयल कैसी प्रतीक है, प्रेम का। जब कोयल कूकती है तो मानो लगता है कि वो पुराने दिन याद आ गए, है ना। यस, द कोयल सिंबलाइज ट्रू लव, बिल्कुल सत्य बात है। कोयल जो है, कोयल कैसी है, लव के रूप में प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक मतलब प्रेम का प्रतीक है। इट इट रिप्रेजेंट स्प्रिंग सीजन, यह कब दिखाई जाती है, जब बसंत ऋतु आती है। इट्स वॉइस अट्रैक्ट्स टू लवर्स, इसकी आवाज जो है प्रेमी को अट्रैक्ट आकर्षित करती है। फ्रॉम फॉर अवे, दूर से। इट वॉइस रिमाइंड्स द लवर्स विद द, ठीक है, न्यूमरस मेमोरीज, उसकी जो अनंत यादें हैं उनको याद दिलाती है। कौन, कोयल जब कूकती है। अगला क्वेश्चन है 2021 में आया है। वाई वर द कोयल विंग्स बर्ड, ठीक है,
कोयल रूपी जो पंख है वो क्या जलाता है, क्या क्यों जलाती है? द फायर ऑफ लव, वह प्रेम रूपी ज्वाला जलाती है। बर्न इन द कोयल विंग्स, कोयल के आप पंखों से प्रेम रूपी ज्वाला जलती है। अगला है व्हाट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पोर्टर, कितनी दूरी की यात्रा उसने कवर्ड किया? तो 6 मील्स डिस्टेंस कवर इन द पोर्टर, 6 मील की दूरी। कितने बेटा जी? 6 मील्स की दूरी जो है उस पोर्टर ने कवर्ड किया। हु इज द प्राउड कनक्योर ऑफ द नेचर, उसने प्रकृति को, ठीक है, क्या संदेशा दिया? द पोर्टर वॉज द प्राउड ऑफ कनक्योर द नेचर, किसने? पोर्टर ने। पोर्टर यहां पर क्या है? जो कुली है ना, जो आपका स्लीपिंग पोर्टर चैप्टर है, स्लीपिंग पोर्टर है, इस पोम में ये बताया गया है कि हमारे पास समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हम समस्याओं को पाल करके रखेंगे तो समस्याएं कभी सॉल्व नहीं होगी। हमें उन पर काम करना है, हमें उन पर पूरी ताकत लगा देना, पूरी झोंक देना अपनी एनर्जी को। तो पोर्टर ने यही कहा कि माउंटेन को उसने चैलेंज किया कि तू कितना भी ऊंचा माउंटेन हो जाए, लेकिन मैं तुझे टच करके मानूंगा। उस कड़ाके की ठंड में वो पसीना बहा रहा था, उसके पसीने से, ठीक है, सल्फर की स्मेल आ रही थी, ठीक है, सल्फर मतलब पसीने की जैसी उसकी दुर्गंध आ रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से जर्जर था, लेकिन फिर भी 25 किलो का वजन लेकर 6 मील्स की दूरी उसने टच किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। 21 में आया, 22 में, 22 में, मतलब 22 के पहले सेट में आया है और दूसरे शिफ्ट से, मतलब सेकंड फर्स्ट दोनों शिफ्ट में आया है। करा व्हाट डज द पोएट से अबाउट द पोर्टर, लेखक यहाँ पर पोर्टर के बारे में क्या कहता है? द पोएट सेज, लेखक कहता, कवि कहता है कि द पोर्टर आर द सिंबल्स ऑफ हार्ड वर्क, पोर्टर किसका प्रतीक है? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का प्रतीक है। ही कैरीज हैवी लोड्स, वह भारी वजन, भरकर वजन लेकर के जाता है। ऑन हिज हेड, अपनी सिर पर लाद करके। हिज लाइफ इज सिंबल ऑफ रियलिटी, उसका जो जीवन है वास्तविकता के प्रतीक है। अ ट्रूथ एंड हार्ड वर्क, सत्यता का और कठिन परिश्रम का प्रतीक है। किसके? पोर्टर का। Who challenging the mountain, किसने माउंटेन को चैलेंज किया? द पोर्टर। क्या हो जाएगा? द पोर्टर इज चैलेंजिंग द माउंटेन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों 2020 के सेकंड पाली में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हाट डज मार्था डू इन द हैजल ग्लेन, हैजल ग्लेन में मार्था क्या करती थी? तो मार्था यूजुअली टेल्स हर स्वीट स्टोरी, अपनी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाया करती थी इन द हैजल ग्लेन। सी मेड द एटमोस्फियर ऑफ द हैजल ग्लेन फुली अलाइव, वह जब कहानियां सुनाया करती थी लगता है उस कहानी में वो पूरी तरह से लीन हो गई है, उसको कुछ नहीं दिखता था। जैसे आप लोग बेटा जी जब बचपन में रहे होंगे, अपने दादा दादियों से कहानी सुने होंगे, तो आप लोग पूरी कहानी में लीन हो गए। दादा ने बताया कि एक राजा था, उसके 4 बेटे थे, एक बार जंगल से गुजर रहे थे, जंगल में एक शेर उन्हें दिखा, मतलब आपके दिमाग में वो चीजें फीलिंग आ रही थी। ठीक है, तो मार्था भी ऐसे ही कहानियां सुना रही थी हैजल ग्लेन में। हैजल ग्लेन का मतलब एक पहाड़ी की चोटी थी, उस पहाड़ी के नैरो एक मार्ग था, वहां पर बैठ करके सुनाती थी। हु आर स्टैंडिंग एट द ईस्ट, ठीक है, हु आर स्टैरिंग इज द ईस्ट, द लिसनर आर स्टैरिंग, मतलब यहाँ पर होगा स्टैरिंग एट ईज, मतलब उनकी मतलब जब कहानी मार्था सुना रही थी तो जो बच्चे सुन रहे थे वो भी पूरी तरह से लीन हो गए थे। उनको ये लग रहा था हाँ आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे महसूस कर रहे थे। तो द लिसनर, जो सुनने वाले लोग थे, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द पोएट हिमसेल्फ, वह लेखक के द्वारा जो बातें रिप्रेजेंट की जा रही थी, मतलब जो वो कह रही थी, आर स्टेयरिंग एज इज, वो आगे की ओर वो चीज महसूस कर रहे थे कि आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला है हु वाज हल्कू, हल्कू कौन था? व्हाट वाज हिज द पोजीशन ऑफ हिज सोसाइटी, उसके समाज की क्या, मतलब उसके घर की क्या स्थिति थी? तो हल्कू वाज टीनेंट फार्मर, टीनेंट फार्मर का मतलब होता है बेटा किराए पर जमीन लेकर के खेती करना, उसे कहते हैं टीनेंट फार्मर। तो हल्कू क्या था? एक किराए का खेती लेकर के किसानी करता था। ही वॉज एन एक्सप्लॉइटेड पर्सन इन द सोसाइटी, वह अपने समाज में एक एक्सप्लॉइटेड मतलब बहुत ही परेशान होने वाला व्यक्ति था। ही वॉज सराउंडेड इन द डेब्ट ट्रैप, ठीक है, वो उसके चारों ओर ऋण था, मतलब सबसे वो ऋण लिया हुआ था अपने आसपास के लोगों से हर प्रकार से। बट ही लिव्ड हैप्पीली, लेकिन वह जीता था हैप्पीली, मतलब खुश में होकर के। एंड फेल्स आर हिज प्रॉब्लम, और अपनी समस्याओं को अच्छे से सामना करता था। वेरी बोल्डली, बहुत ही साहस के साथ। एंड नेवर गिव अप, और कभी
हारा नहीं, गिव अप मतलब हारा नहीं, कभी वो हारता नहीं था। देखो कहते हैं ना बेटा जी, समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ में, और सबके पास प्रॉब्लम आती है, लेकिन समस्याओं से निकलना ही आर्ट ऑफ लाइफ है, और इसी को कहते हैं जीवन जीने की असली कला। ठीक है, तो हल्कू जो था वो टीनेज फार्मर था, वो चारों ओर से ऋण से डूबा हुआ था, लेकिन वह कभी परेशान नहीं होता था, और वो हर समस्या का सामना मुस्कुराते हुए सॉल्व करता था। व्हाट काइंड ऑफ द वुमेन आई वाज मुन्नी, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन वाज मुन्नी, ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ वुमेन, ठीक है, किस प्रकार की महिला थी वो मुन्नी, ठीक है, तो मुन्नी वाज अ सेल्फ रेस्पेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल वुमेन। मुन्नी जो थी वो सेल्फ रेस्पेक्टेड थी, ठीक है, वो अपनी आत्मसंतुष्टि रखती थी, एंड रीजनेबल वुमेन, और एक गृहिणी थी, घर का देख रेख करती थी। सी वाज वेरी हेल्पफुल एंड सजेस्टिव और हर हस्बैंड, वह अपने पति का हर प्रकार से मदद करती थी, उसका सपोर्ट करती थी, उसके हर कठिनाइयों में उसके साथ खड़ी होती थी। कौन? मुन्नी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज झबरा? झबरा कौन था? व्हाट ही इज फेथफुल ऑफ द ओबीडिएंट ही इज द मास्टर। 2011 में, 15 में, 16 में, 17 में और 2024 में भी लिख लो बेटा जी, ये क्वेश्चन आने वाला है। कह रहा झबरा कौन था? वाज ही फेथफुल ऑफ एंड ओबीडिएंट ही इज द मास्टर, क्या वह अपने मालिक के लिए ईमानदार साबित था? तो झबरा वाज फेथफुल एंड ओबीडिएंट पेट डॉग। झबरा क्या था? एक पालतू जानवर था, मतलब कुत्ता था, और अपने मालिक के लिए सबसे ज्यादा आज्ञाकारी भी था। ही इज इन फैक्ट ट्राइड हिज बेस्ट टू ओबे, वह यह प्रयास करता था कि उसकी हर अनुमति का वह मतलब जो भी बोलता था उसका काम कर देता था। वर्क अकॉर्डिंग टू हिज मास्टर, अपने मास्टर जो उसका मालिक काम करता था वो भी वो काम करने का प्रयास करता। जैसे मालिक रात में जाता, मतलब हल्कू रात में खेत की रखवाली के लिए जाता था, तो कुत्ता भी, झबरा भी उसके पीछे पीछे चल देता था, और उसको कई बार मना भी करता, लेकिन वह नहीं मानता था। इन द टाइटल एलर्जी, हु इज द साइटेड एंड एलर्जी पेशेंस, व्हाट इज द एलर्जी अगेंस्ट, ठीक है, करा इन द टाइटल एलर्जी, जो आपका चैप्टर है एलर्जी, हु इज द साइटेड एंड एलर्जिक पेशेंट, किसे जो है एलर्जी हो गई थी, मतलब एलर्जी की परेशानी किसके थी, व्हाट इज द एलर्जी अगेंस्ट, और किसके सामने हुई। अ पर्सन नेम्ड प्रेम शंकर, ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम प्रेम शंकर था, इज साइटेड एन एलर्जी के पेशेंट, इन्हें एलर्जी हो गई थी। ही समटाइम्स फील एंड द इचिंग सेंसेशंस, इनको कुछ समय पहले जो है कुछ खुजलाहट महसूस हुई, पेन, दर्द हुआ शरीर में, ऑल ओवर हिज बॉडी, पूरे बॉडी में, तो इन्हें ऐसा लगा कि ये क्या बीमारी है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला है, हाँ ठीक है, Which types of common allergic disease and generally found in the children are 0 से 6 years age? कह रहा है किस प्रकार के सामान्य रूप से जो एलर्जीज बीमारियां हैं ये सामान्यतः पाई जाती हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए ईयर्स ऑफ एज, किस टाइप्स की? तो इन चिल्ड्रेन 0 से 6 ईयर, 0 से 6 वर्ष मतलब नवजात शिशु से 6 साल तक के बीच के जो शिशु होते हैं, इनके बीच में इट इज जनरली, ये सामान्य रूप से पाई जाती है एलर्जी, दैट दे आर वेरी अनकंफर्टेबल विद द स्ट्रेंजर, यह जो नहीं समझ पाते उनके लिए कंफर्टेबल रहता है। समटाइम्स विद द स्ट्रेंज सराउंडिंग, कुछ समय जो है हम लोग इसको बहुत ही आसपास देख भी लेते हैं। दे आल्सो डिसलाइक, ठीक है, सर्टेन फूड, हम लोग क्या करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी फूड होते हैं उन्हें हम डिसलाइक कर देते हैं। आइटम्स एंड समटाइम्स फील इचिंग एंड द प्रॉब्लम्स, और कुछ समय हमें ये प्रॉब्लम्स होने लगती है, खुजलाहट होने लगती है, दर्द होने लगता है, तो हमें लगता है कि खुजली हो गई। एलर्जी के लक्षण किसके? एलर्जी के। करा व्हाट इज एलर्जी मार्च? एलर्जी मार्च क्या है? एक्सप्लेन। एलर्जीज विच स्टार्टेड एज एक्जिमा, एलर्जी कहां से स्टार्ट होता है? एक्जिमा से। आर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम, या गैस की कोई प्रॉब्लम है। मे बी इन्वॉल्व इनटू द अस्थमा, ये किस में बदल जाती है? अस्थमा में बदल जाती है। फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्विंग इन द इन्वॉल्विंग इन द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, हमारे जो बॉडी में सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जो सिम्टम्स होते हैं हमारे शरीर में, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने की क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, सच एज द हाइपर रिएक्टिविटी एंड द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द एयरवेज, और ये कुछ एयरवेज मतलब हवा से भी एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, कुछ हवा में ऐसे कण होते हैं जो हमारे लिए बॉडी में इफेक्ट कर सकते हैं। दिस डायरेक्ट पथ ऑफ द डेवलपमेंट इज द वाइडली रिफर्ड एंड टेन एज द एलर्जी मार्च, और यह जो है इसे क्या करते हैं? दिस डायरेक्ट पथ, ये एक जो
सीधा माध्यम है एलर्जी होने का, ये धीरे धीरे इसका क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है वाइडली, बहुत प्रकार मतलब एक बहुत मात्रा में रिफर्ड इन एज एलर्जी मार्च, और इसे हम क्या कहते हैं, एलर्जी मार्च कहते हैं, क्या कहते हैं, एलर्जी मार्च कहते हैं। अगला है व्हाट वाज द बैंकर्स विव इन द कैपिटल पनिशमेंट एंड इन लाइफ इम्प्रिजन। बैंकर मतलब साहूकार की दृष्टि से मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड और जीवन भर का कारावास होना क्या था। तो द बैंकर्स विव, ठीक है, साहूकार की दृष्टि से, बैंकर मतलब साहूकार, साहूकार की दृष्टि से कैपिटल पनिशमेंट वाज, ठीक है, जो कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड था, क्या था, जो मृत्युदंड था वो क्या था, व्हाट वाज द मोस्ट मोरल एंड ह्यूमन दैट लाइफ, वह सबसे ज्यादा नैतिक था एंड ह्यूमन दैन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसको ये लगता था कि मृत्युदंड ज्यादा बेहतर है, कहीं ना कहीं कारावास से, जीवन भर कारावास से मृत्युदंड उसे ज्यादा बेहतर लगता था, किसका, बैंकर के अकॉर्डिंग। What did the banker tell the young lawyer during the supper about the bet? सॉरी, बेट मतलब बाजी, आपका चैप्टर है ना द बेट, बाजी। तो कह रहा व्हाट डिड द बैंकर टेल, बैंकर ने क्या बताया उस लॉयर को, लॉयर मतलब वकील को, ड्यूरिंग द सपर, भोजन के समय, अबाउट द बेट, और उस शर्त के बारे में क्या बताया। द बैंकर एडवाइज द लॉयर, बैंकर ने लॉयर को, ठीक है, सलाह दिया, टू कंसील द बेट, सॉरी टू कैंसिल द बेट, इस बेट की मतलब इस बाजी को कैंसिल कर दो। ही टोल्ड, उसने कहा कि दैट वॉलेंट्री कन्फाइनमेंट वाज द हार्डर टू सफर दैन द इनफोर्स इम्प्रिजनमेंट, उसने उसको कहा कि सिंपल से इसे खत्म कर दो, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है, साल 15 मतलब जेल में जीवन भर रहना, देन इनफर्ट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, जो आप जेल में रहेंगे आपको यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, इसलिए इस बाजी को तुम क्या कर दो, कैंसिल कर दो, इस बाजी को तुम मत लगाओ। डिस्क्राइब द स्टेक ऑफ द बेट, ठीक है, मतलब यहाँ पर बाजी के बारे में वर्णन करना है। इन द स्टोरी द बेट द बैंकर एंड स्टैग द हिज द 2 मिलियंस, कितने की शर्त लगी थी, 2, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। इन द स्टोरी, इस कहानी में जो बाजी है, कितने की शर्त लगी थी, 2 मिलियन रूबल्स की। एंड द लॉयर हैड स्टैग्ड हिज द 15 ईयर्स ऑफ द फ्रीडम, और लॉयर को 15 साल में फिर मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब 2 मिलियन रूबल, ठीक है, 2 मिलियन जो रूबल है इसे दिया जाएगा अगर तुम 15 साल गुजार लोगे, ठीक है, 2 मिलियन रूबल्स। तो ये बात हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द वर्क स्टाइल ऑफ मिस्टर गेस्लर वाज यूनिक, एक्सप्लेन, मतलब मिस्टर गेस्लर, ये आपका क्वालिटी वाला चैप्टर है ना, उसी का, मिस्टर गेस्लर का काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा था, इसका एक्सप्लेन करना है, 2014 में 17 में पूछा है। या हाउ डिड गेस्लर वर्क इन द शॉप, वह कैसे अपनी दुकान में काम करता था। तो मिस्टर गेस्लर डिड एवरीथिंग इज द मेकिंग बूट्स, सब कुछ वह बनाता था अपनी दुकान में। ही टाक्ड वेरी लिटिल टू हिज कस्टमर, वह अपने जो उसके कस्टमर्स आते थे बहुत कम बात करता था। ही नेवर एडवर्टाइज फॉर द सेक ऑफ हिज द नेम एंड फेम, उसने अपने नाम का फेम मतलब नेम फेम को उसने एडवर्टाइज नहीं किया था, प्रकाशन नहीं किया था, मतलब दूर दूर तक प्रकाशित नहीं किया था कि मैं, मेरी दुकान है, ये नाम की है, ऐसा कुछ नहीं किया था। ही नेवर डिड एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं करता था। इन हंग्री एंड वर्क साइलेंटली पेशेंटली, ठीक है, इन हंग्री, जब वह भूखा रहता था तो वह शांत रहता था, वर्ड साइलेंटली, खामोश होकर के काम करता था, एंड पेशनली, ठीक है, और शांत रहता था, पेशेंस, ठीक है। समटाइम्स ही वुड बी सो मच लॉस्ट ऑफ हिज वर्क, कुछ समय के बाद वह अपना कुछ काम को छोड़ देता है, दैट ही वुड द फॉरगेट इवन हिज द मील, और वह कभी कभी काम में इतना लीन हो जाता है कि उसे खाने की फिक्र भी नहीं रहती और खाना वो नहीं खा पाता, और धीरे से फिर यह भूखों मर जाता है। ये कहानी आप जानते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर केसलर वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड, मिस्टर केसलर अपने व्यापार में सफल नहीं हुआ, क्यों।
2013 और 16 में पूछा है बेटा जी, हु वाज मिस्टर गेसलर, मिस्टर गेसलर कौन था, व्हाई वाज द गेसलर नॉट सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस, वो अपने व्यापार में क्यों नहीं सफल हुआ। 2011, 14, 15 और 15 के दोनों शिफ्ट में आया है और इस बार 2024 में आने के चांसेस हैं। तो मिस्टर गेसलर वाज ट्रू शू मेकर, वह एक ट्रू शू मेकर था इन लंदन, लंदन में, बट नॉट ट्रू बिजनेसमैन, लेकिन वह बिजनेसमैन नहीं था। मतलब अपने काम को ईमानदारी से करता था लेकिन उसने अपने व्यापार को नहीं बढ़ाया। ही वॉज कन्वेंशियल मैन, ठीक है, वह बहुत सहनशील व्यक्ति था। ही डिड नॉट नो ट्रेंड ऑफ मॉडर्न बिजनेस, वह जो मॉडर्न बिजनेस का ट्रेंड है उसके बारे में वह नहीं जानता था कि आने वाले समय में हमें अपने बिजनेस को आगे ग्रो कैसे करना है। ही डिड नॉट एडवर्टाइज इज द प्रोडक्ट, वह अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करता था, लोगों को नहीं बताता था। ही इवन डिड नॉट एम्प्लॉयड एनी वर्कर, उसके दुकान में कोई भी काम करने वाले लोग नहीं थे। सो हिज बिजनेस डिड नॉट डेवलप, इसलिए उसका व्यापार बढ़ा नहीं। एंड ग्रेजुअली टाइम केम, और एक समय ऐसा आया व्हेन हिज द बिजनेस डिटोरनाइज्ड, उसका बिजनेस पूरी तरह से नष्ट हो गया। एंड ही डेड ऑफ द स्टारवेशन, और भूखों मर गया। स्टारवेशन का मतलब भूखों मर गया, भूखमरी से मरा। कैसे मरा? भूखमरी से मरा। ठीक है, तो ये सारे बेटा जी आपके साथ मैंने कई सारे क्वेश्चन अभी और हैं करे हैं, आप लोग इनको 2-3 बार इस क्लास को जरूर देख करके जाना है। आपको मैंने बताया ना कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 5 करने होते हैं, और मैं यहाँ पर 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो 100 में से ये 5 यहीं से आपके आने वाले हैं। तो इस क्लास को कम से कम 2-3 बार जरूर देख कर जाना बेटा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? करा हु वर सन एंड मून, ठीक है, वाई आर दे डिस्क्राइब इन द स्टोरी, सन और मून कौन थे, वाई आर दे, उन्होंने जो है इस कहानी को क्यों वर्णन किया। तो सन एंड मून वार यंग चिल्ड्रन, वह एक छोटे बच्चे थे अपने परिवार के। दे वर ब्रदर एंड सिस्टर, वे भाई बहन थे। दे आर डिस्क्राइब्ड एन अकाउंट ऑफ दियर प्रॉब्लम, वह अपनी समस्याओं को वर्णित कर रहे हैं। बीइंग केप्ट अलूफ फ्रॉम द एडल्ट वर्ड्स, इस आधुनिक जो है एडल्ट वर्ड, एडल्ट मतलब जैसे युवा लोग होते हैं, युवा लोग बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, उनके घर में एक पार्टी हो रही थी और सब लोग पार्टी में मस्त थे, और ये दोनों घर के ऊपर वाली छत में वहां से एक खिड़की से देख रहे थे। इनका भी मन हो रहा था कि हम लोग भी उस पार्टी में शामिल हो। लेकिन अगर बात कही जाए तो पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ड्रिंक किए हुए थे, तो उनके माता पिता की बात सही था कि बच्चे हैं, अगर ये सब यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए उनके माता पिता ने उन्हें पार्टी में सम्मिलित नहीं किया था, उनको कमरे में बंद कर दिया था, है ना। लेकिन बच्चे कुछ अलग सोच रहे थे, है ना, कि हमें क्यों नहीं आखिर पार्टी में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु व्हाट अकेजन इन द स्टोरी सन एंड मून डिस्क्राइब ड्यूरिंग द विच दे वर केप्ट अलोफ, ठीक है, व्हाट अकेजन, किस अवसर पर इस कहानी में सन एंड मून में डिस्क्राइब ड्यूरिंग, उस वर्णन का मतलब उस समय का वर्णन करिए, विच दे वर द केप्ट ऑफ लोफ्ट, जब वह बहुत मतलब बहुत चीजों को वह बहुत अट्रैक्टिव होकर के देख रहे थे। ठीक है, पार्टी में। इज वॉज द ओकेजन ऑफ द म्यूजिकल कंसर्ट ऑर्गेनाइज्ड, उस समय जो है बहुत सारा गीत संगीत बज रहा था। ठीक है, इन द फैमिली, परिवार में, बाय द एडल्ट इफ द विच इज द यंगेस्ट वर्ड द डिजॉल्व, और जो नव मतलब यंगेस्ट लोग जो थे उनके मम्मी पापा, उनके कई सारे मम्मी पापा के दोस्त आए हुए थे, पड़ोसी आए हुए थे, वो सब खाए पिए मस्त थे, सब डांस कर रहे थे म्यूजिक में। ठीक है, डिड द पेरेंट्स सन एंड मून रियलाइज दैट चिल्ड्रंस पेन्स, ठीक है, क्या उनके माता पिता ने अपने बेटों के बारे में, मतलब बेटी और बेटों मतलब सन और मून के बारे में, उन्होंने उनके कष्टों को, उनके दर्दों को रियलाइज किया? नहीं। ठीक है, द पेरेंट्स ऑफ सन एंड मून, ठीक है, जो माता पिता थे सन और मून के, डिड नॉट रियलाइज, उन्हें ऐसा नहीं आभास हुआ कि दियर चिल्ड्रन पेन, की उनके बेटों का, उनकी बेटी का जो दर्द है, बिकॉज इवन द एंड, ठीक है, क्योंकि जब वह पार्टी समाप्त हो गई, इवन द सन एज द सॉबिंग, जबकि वह बहुत गुस्से में था, दे साउटेड एट हिम, और वे दोनों एक दूसरे को मतलब जोर जोर से वहां से चिल्ला रहे थे कि पार्टी हो रही है, हमको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। लेकिन पार्टी में इतना जोर जोर साउंड बज रहा था कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अगला है, हाउ डिड द मून शूज लुक लाइक, मून के जूते कैसे दिख रहे थे। तो मून शूज लुक लाइक विद बिग ब्लॉब्स विद लुक्ड ब्यूटीफुल, बिग ब्लॉब्स का मतलब होता है ऊंचे वाले जूते ठीक है, फुले फुले जूते। ठीक है, तो मून्स के जो जूते थे वाइट थे, सफेद रंग के थे, विद द बिग ब्लोब्स,
उनमें सफेद रंग की, ठीक है, बड़ी बड़ी क्या थी, ग्लोब्स थी। दे लुक्ड ब्यूटीफुल, वे बहुत सुंदर दिख रहे थे। अगला है, why is the daughter filled with the sense of the weariness and emptiness? Have you ever experienced the like her? Why is the daughter filled with the sense of weariness? weariness चिंता से क्यों भरी हुई थी उसकी बेटी, and emptiness उसे बहुत कष्ट था। Have you ever experienced like her? क्या कभी आपको ये अनुभव हुआ है उसके जैसा? 2014 के सेकेंड शिफ्ट में आया है, 21 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। What does the daughter feel empty and weary is the all time? वो जो बेटी थी, मतलब ये आपका चैप्टर ना टू हॉरिजन का, उसी से है। तो वो जो बेटी थी वह अपने को एम्पटी, खाली असहाय क्यों महसूस करती थी, और वियरी ऑल द टाइम्स, और अपने समय में परेशान रहती थी। डॉटर्स ड्रीम वैनिस्ड, क्योंकि पुत्रियों का, बेटियों का जो स्वप्न होता है उन्हें हम समाप्त कर देते हैं इन हिंद हर लाउस हाउस। लाउस हाउस का मतलब ससुराल में। ससुराल में जब बेटी जाती है तो वो एक घर में काम करने वाली दासी के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर माँ अपनी बेटी की बातों को बता रही है, ठीक है। सी कुड नॉट फाइंड द सिचुएशन फॉरेबल अकॉर्डिंग टू द हर डिजायर, वह अपनी इच्छाओं को कभी भी नहीं कर पाती है। उसके मन में अगर कुछ इच्छा भी होती है काम करने की या कुछ बनने की या कुछ सीखने की, तो उन इच्छाओं को भी मार दिया जाता है। एंड नीड, और जिसकी जरूरत होती है। नो आई हैव नॉट एक्सपीरियंस, नहीं मुझे कोई अनुभव नहीं है। इट एट प्रे टू गॉड, लेकिन ईश्वर से विनती है, नॉट टू पुट मी, ठीक है, मुझे इस स्थिति में मत रखा जाए। हर बेटी यही चाहेगी कि हमारा जो स्वप्न है आगे बढ़ने का, आगे पहुंचने का, ऐसे हम परिवार में ना जाए कि जहां पर हमारे सपनों को, हमारे सोच को नष्ट कर दिया जाए, हमें गुलाम बनाकर केवल रख लिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि बेटियों का भी अधिकार है आगे बढ़ने का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मदर फील आफ्टर गोइंग थ्रू हर द डॉटर लेटर? माँ को क्या महसूस हुआ जब अपनी बेटी का उसने पत्र पाया 2011, 13, 21 में। यार कमेंट विद द फीलिंग ऑफ द मदर, ठीक है, आर करना है, या आपको कमेंट इन द फीलिंग ऑफ द मदर इन टू हॉरिजन। टू हॉरिजन में माँ के अनुभव को यहाँ पर बताना है। दैट सी हैड आफ्टर गोइंग थ्रू द डॉटर्स लेटर, जब उसने अपनी बेटी का पत्र पाया तो द मदर फेल्ट वेरी हैप्पी, मदर बहुत खुश हुई आफ्टर रीडिंग द डॉटर लेटर्स, जब अपनी बेटी का पत्र पढ़ा। बिकॉज इट कम आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि काफी समय के बाद पत्र पढ़ रही थी। सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया हर लेटर अपनी बेटी को, विद द सेंस ऑफ द हाई ऑप्टिमिज्म, कि उसे आशावादी हो बनना ही पड़ेगा। सी रोट, उसने लिखा, आई बिलीव यू, मुझे पूरे विश्वास है, यू कैन टच द हॉरिजन टू ऑफ द इनफाइनाइट, कि इस अनंत, ठीक है, हॉरिजन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जब कहीं आप दूर से देखिए तो सूर्य और पृथ्वी टच होते हुए दिखाई देते हैं, उसे टू हॉरिजन कहते हैं। और ये इनफाइन होता है, आप कुछ दूर जैसे जाएंगे वो और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो बेटी को अपने ये बता रही है कि तुम आगे निरंतर ऐसे बढ़ती जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इट वॉज सो टिपिकल ऑफ हर बेटी to hilt understanding to a fault sketch the character of the girls in the light of his this statement। करे it was too typical of his witty, उसकी जो परेशानी थी बहुत ही परेशानी, अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में उसे समझना था, ऑफ द फॉल्ट उसकी क्या गलतियां थी, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द गर्ल्स उस लड़की के चरित्र की विशेषता करना है, द लाइट ऑफ द दिस स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट का हमें क्या करना है, प्रकाश डालना है, प्रकाश डालिए। तो द गर्ल्स वॉज वेरी जेंटल इन द नेचर, वहां बहुत ही जेंटल सज्जन स्वभाव वाली लड़की थी। सी रेस्पेक्ट, ठीक है, सी रिप्रेजेंट द लेटेस्ट प्रॉपर, ठीक है, प्रॉप्ड टाइप ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन गर्ल्स, ठीक है, ठीक है। सी रिप्रेजेंटेड, उसने जो है आज के समय में, आधुनिक समय में क्या चीजें होने वाली हैं उसके बारे में वो समझ रही थी। सी फील्स, उसे ऐसा महसूस हो रहा था, काइंड रिमोर्स इन हर, बट एट वन सी इज द हैप्पी इन द मीट इन द नैरेटर, और जब वह लेखक से मिली तो बहुत खुश हुई, क्योंकि आज के समय में जो लड़कियां हैं उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ हैज द गुडनेस सम ऑफ द इवन मेड ऑफ फील वेरी मीन्स एक्सप्लेन, करा हैज द गुडनेस ऑफ समवन इवन मेड ऑफ यू फील वेरी मीन, इसका मतलब क्या है, यस गुडनेस, गुडनेस का मतलब भलाई, हमें सबकी भलाई करने, भला भाईचारे की भावना रिप्रेजेंट करनी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो।
एल्डर मेंबर्स, हमारे घर का अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, इन मेनी फैमिलीज, सबके घर में होता है, मेरे परिवार में है, एंड फ्रेंड्स हैव द मेड मी टू द रियलाइज ऑफ द फूली एंड द मिस्टेक, अगर हम कोई गलती कर देते हैं या कोई मूर्खता भरा काम कर देते हैं, आई लर्न मच फ्रॉम माई एल्डर्स, तो हमें अपने बड़ों से सीखना चाहिए, अपने सीनियर से सीखना चाहिए, एंड टीचर्स, अपने गुरुओं से सीखना चाहिए। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें उस गलती को समझना चाहिए कि आखिर हमसे गलती क्या हुई, उसको रियलाइज करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाई डिड द नरेटर लीव द गर्ल्स लव्ड ऑफ द पासिंग वैज द ऑनेस्ट इन हिज द रिलेशन, लेखक जो है लीव द गर्ल्स, अब उस लड़की को क्यों छोड़ देता है जबकि उनका प्रेम संबंध चल रहा था। वॉज द ऑनेस्ट इन हिज द रिलेशन, क्या वह अपने रिलेशनशिप में ईमानदार साबित हुए। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द मैरिज, जब उनकी शादी हो गई, द नरेटर कुड नॉट क्वालिफाई इन द कंपटीशन एग्जामिनेशन ऑफ आईएएस, जब वह आईएएस की परीक्षा नहीं पास कर पाया, एंड ज्वाइंट हिज द प्रोफेशन ऑफ द जर्नलिस्ट, और वह जर्नलिस्ट की नौकरी ढूंढ ली, सो ही लेफ्ट द गर्ल, और इसलिए उसने उस लड़की को छोड़ दिया और भूल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन तो बेटा जी यहीं से आपका खत्म हो गया। मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए बेटा जी। ठीक है, 100 हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, और ये बेटा जी आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि ये 100 क्वेश्चन अगर आप दे करके जा रहे हैं अपने एग्जाम में, कम से कम इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखना बेटा जी, और ये क्वेश्चन रट जाएंगे आपके दिमाग में, और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं। तो 2 या 3 बार बेटा जरूर देखना। 5 क्वेश्चन के ही आंसर लिखने होते हैं, 10 पूछता है लेकिन 5 ही करने होते हैं, तो 100 में से 5 क्वेश्चन इसी क्लास से आपके आने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देख करके जाना, सारे क्वेश्चन का आंसर करके आना, और फिर मिलते हैं एक शानदार और जबरदस्त क्लास के साथ। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, पूरा एग्जाम में फोड़ करके आना, जबरदस्त तरीके से करके आना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, take care all of you, love you, and best of luck.